कल्पना करो एक ऐसी सैंड एपोकैलिप्स की जहां चारों तरफ बस रेत ही रेत है। सब कुछ अंतहीन टीलों के नीचे दबा पड़ा है। सतह के नीचे विशालकाय राक्षस छिपे हुए हैं और लोग बचे खुचे संसाधनों के आखिरी टुकड़ों के लिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं। और इस बर्बाद रेत की दुनिया में सिर्फ एक लड़का है जो अपने चारों तरफ मौजूद सारी रेत को कंट्रोल कर सकता है। सोच सकते हो वो क्या क्या कर सकता है। पूरी दुनिया उसकी मुट्ठी में है और उसकी क्षमता असीमित है। तो यह सब शुरू कैसे हुआ? आज से 100 साल पहले रोशनी की एक किरण ने पृथ्वी पर हमला किया और ग्रह की हर चीज को भस्म कर दिया। नीले ग्रह को पूरी तरह रेत से भरे ग्रह में बदल दिया। इंसानियत का जो थोड़ा बहुत हिस्सा बचा उसने अपना एक गढ़ बना लिया। हमारा हीरो जियोन एक बदकिस्मत किसान है जो कुछ कमीनों के बीच फंस गया है जिन्हें दूसरों को मारने में मजा आता है। लेकिन हमारा बंदा कोई डरपोक नहीं है क्योंकि उसने भी उसी भाषा में जवाब दिया, ये याद करते हुए कि उसने वास्तव में कभी किसी इंसान को नहीं मारा था। बस छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था जिसमें एक आदमी ने उसका सामान चुराने की कोशिश की और वो एक्सीडेंटल मर गया। इस दुनिया में अवेकनर्स होते हैं जिन्हें भगवानों की तरह पूजा जाता है। यह ख्याल कि उसने किसी ऐसे शख्स को मार डाला है जिसका लियोंग से कोई कनेक्शन है, जो एक अवेकनर है, उसे अंदर तक डरा गया। यही बदमाश उस बच्चे के पंच से जरा भी प्रभावित नहीं हुआ और उसे एक तरफ पटक दिया, अपनी अवेकनर पावर का इस्तेमाल करके उस चूहे को सबक सिखाने के लिए। किस्मत से एक एक्सीडेंट में गाड़ी पलट गई जिससे इस बदमाश को चोट लग गई। ड्राइवर ने अपनी आखिरी सांसों में बताया कि उन्हें गॉडजिला साइज का एक सैंडवर्म पूरा निगल रहा है। जियोन को अपनी जान बचाने के लिए चिपकना पड़ा, ये जानते हुए कि उसका समय आ गया था, क्योंकि वो एक कमजोर इंसान था कि अगर वो थोड़ा और ताकतवर होता तो चीजें अलग होती। सैंडवर्म ने उसे निगल लिया, लेकिन लड़का वास्तव में मरा नहीं। चौंकाने वाली बात यह है कि उसने खुद को उस जीव के अंदर जिंदा पाया। इस आदमी ने तय कर लिया कि वो अगला पॉल ट्रेट्स बनेगा क्योंकि उसने सब कुछ देख लिया। इंसानियत की नष्ट हुई संरचनाएं उसकी सभी इंद्रियों में बाढ़ की तरह आ गईं। उसे दिखाया कि उनके अद्भुत ग्रह का क्या हुआ। उसी पल उसने पहली बार अपनी पहली शक्ति को जागृत किया और सहज रूप से सैंड ब्लास्टर का जाप करते हुए सीधे जीव के पहलू में छेद कर दिया। अब जबकि उसके पास इस दुनिया में जीने की ताकत आ गई थी, जियोन ने अपनी सभी मुश्किलों के खिलाफ हिम्मत जुटाई कि वो रेत का इस्तेमाल करके असंभव के खिलाफ भी जीवित रहेगा। जियोन अपने दिल की हर छोटी सी धड़कन को महसूस कर सकता है। ऐसा लगता है जैसे उसका शरीर अविश्वसनीय ऊर्जा से चार्ज हो गया है। ये समझते हुए कि यही जागृति की प्रक्रिया है, वो अपनी मुट्ठी भींचता है। इसी बीच हमें ड्यून वाले सैंडवर्म का वो पागलपन भरा सीन देखने को मिलता है जो उस छोटे से इंसान को निगलने वाला है। वो जीव उसे पूरा निगलने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि जियोन टाइटेनियम जैसी हिम्मत के साथ वहीं खड़ा रहता है, एक तरफ हटने से इनकार करते हुए। चौंकाने वाली बात यह कि अचानक कोई अनजान आदमी उसकी जान बचाने के लिए बीच में घुसता है, ये कहते हुए कि लड़का उसके रास्ते में आ रहा है। वो बंदा जियोन को हवा में उड़ा देता है, जिससे वो जोरदार धमाके के साथ जमीन पर गिरता है। हमारा हीरो रेत थूकता है और सवाल करता है कि आखिर ये रैंडम बंदा मिनातो नमिकाजे की तरह अचानक प्रकट होकर उसे कैसे रौंद गया। लेकिन जैसे ही वो दोबारा ऊपर देखता है, हमारा भाई डर जाता है ये देखकर कि उस बंदे ने सैंडवर्म की गर्दन में अपनी ब्लेड घोंप दी है, जिससे उसके शरीर से टार जैसा खून बाहर निकल रहा है। वो आदमी उस जीव को चिढ़ाता है कि उसे इतना ऊपर चढ़ा दिया, सोचता है कि क्या इसे पूरा नीचे वापस भेज देना चाहिए। अपनी किक की तैयारी करते हुए वो अपनी किक सीधे तलवार में घुसाने का फैसला करता है, उस राक्षस को पूरी तरह मौत की तरफ धकेल देता है। हमारा हीरो अपने होश खो बैठता है। ये तथ्य कि इस रैंडम बंदे जितना ताकतवर कोई इस सैंडवर्म को ऐसे खत्म कर सकता है, कोई आसान काम नहीं है। ये असल में जियोन का सैंडवर्म से पहला आमना सामना है। और इससे पहले कि वो अपनी प्रतिक्रिया पर प्रोसेस कर पाता, नीले बालों वाली एक प्यारी सी लड़की उसके पास आती है और बताती है कि ये कैप्टन जैंग योंगबाम है, जो हमेशा की तरह फ्लैशी तरीके से काम कर रहे हैं। फिर से जियोन को बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि आखिर ये लोग उसे ऐसे कैसे रौंद रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे वो हवा से प्रकट हो रहे हैं, जबकि वो लड़की अपने महान कप्तान की स्किल्स की तारीफ करने में व्यस्त है। उसके शरीर पर एक नजर डालना ही जियोन को ये एहसास कराने के लिए काफी है कि ये औरत बेहद ताकतवर है। लेकिन इससे भी बढ़कर लड़का कंफ्यूज है कि उसके शरीर ने अचानक जमना क्यों शुरू कर दिया। योंग बाम कहता है कि सैंडवर्म उसके लिए कोई कड़ा विरोधी भी नहीं है। फिर वो जिजेल को संबोधित करता है, इससे पहले कि वो अपनी तरफ देखे। कप्तान पीछे मुड़कर देखता है कि ये दोनों आपस में उलझ रहे हैं। जिजेल अपने कप्तान के लिए चंचल और आज्ञाकारी है, लेकिन उसे जियोन को रैग डॉल की तरह घसीटने में बड़ा मजा आ रहा है। पलक झपकते ही वो हमारे हीरो पर हावी हो जाती है और उसे नीचे पिन कर देती है। और मुझे लगता है कि हम में से बहुत से लोग अभी इस बंदे के साथ जगह बदलना पसंद करेंगे। जिजेल खेल खेल में अंदाजा लगाती है कि लड़के की रैंक और क्षमताएं क्या हैं, पूछती है कि पता लगाने के लिए उसे कौन सा तरीका इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन तभी उसे कुछ अजीब नजर आता है। अजीब बात यह है कि जियोन वास्तव में बिल्कुल भी अवेकनर नहीं है।
इस तरह पिन हुए। हमारा हीरो यकीन ही नहीं कर पाता कि वो अभी क्या कह रही है। जिजेल उसका हाथ तोड़ना जारी रखती है, जबकि कप्तान को बताती है कि लड़के के पास कोई रैंक इंसिग्निया ही नहीं है। जियोन असमंजस में है, यहां तक कि सोचता है कि इस लड़की को शायद दिखता नहीं है, क्योंकि हर अवेकनर के पास एक इंसिग्निया होना चाहिए। गाड़ी से ये सीन देखते हुए एक और टीममेट चिल्लाकर उनसे जल्दी करने को कहता है। जिजेल कप्तान से इनपुट मांगती है, समझाती है कि अगर वो इस बंदे को मरने के लिए यहीं छोड़ गए तो ये कितना अजीब होगा। मेरा मतलब, हमारे हीरो की अपनी शिकायतें हैं, क्योंकि क्या ये वही लड़की नहीं है जिसने अभी अभी उसका हाथ लगभग तोड़ ही दिया था। यांग बॉम्ब लड़के की आंखों में आंखें डालकर देखता है और फिर जिजेल को निर्देश देता है कि लड़के को पीछे फेंक दो, क्योंकि वो खदान की तरफ जा रहा था। और हाँ, अगले सीन में हमारी टूटी फूटी सी सवारी एक शोरगुल वाले ग्रुप से भरी हुई है। यंग बॉम्ब की टीम बिल्कुल शांतिपूर्ण किस्म की नहीं है, वो जबरदस्त हंगामा कर रहे हैं। इसी बीच हमारे हीरो को पीछे धकेल दिया जाता है और ऐसे बैन दिया जाता है जैसे वो कोई सामान हो। वो उनकी बातें सुनता है जब तक कि गाड़ी में रेत नहीं बहने लगती। हकीकत में ये असल में जियोन है, जो रेत के बहाव को खुद मैनिपुलेट कर रहा है, ये कंफर्म करते हुए कि उसने वास्तव में अपनी शक्तियां जगा ली हैं। साथ ही उसे समझ नहीं आता कि कोई उसका रैंक इंसिग्निया क्यों नहीं देख सकता, और एक नज़र उस पर डालने पर उसे वो निशान भी अजीब लगता है। रंग नारंगी दिखता है, लेकिन ये असल में रेत के रंग से बिल्कुल मेल खाता है। किसी निशान की प्रकाशित रोशनी हमेशा अवेकनर के वर्गीकरण का सुझाव देती है। दूसरे शब्दों में, मैजिक टाइप का वर्गीकरण आमतौर पर नीला होता है, कॉम्बैट मैनिक्स का ओरिएंटेशन लाल होता है। और यद्यपि अन्य प्रकार के अवेकनर्स के बारे में जानकारी रही है, ये पहली बार है जब जियोन ने कभी किसी के रेत को नियंत्रित करने में सक्षम होने के बारे में सुना है। भले ही वो अभी इसे सहजता से करता है, ये अपने आप में अनोखा है। दुर्भाग्य से वो ये भी जानता है कि ये एक एफ्रैंक है, लेकिन अच्छी बात यह है कि उसमें असीमित क्षमता है जो उसे रेगिस्तान की तरह अनुकूलन करने की इजाजत देती है। हमारा हीरो जो मिला है उससे खुश है, अपनी शक्तियों को तब तक छिपाने की उम्मीद करता है जब तक सही समय ना आ जाए, क्योंकि अंततः यह आदमी अपनी इच्छा के अनुसार पूरे रेगिस्तान को नियंत्रित करने में सक्षम होगा और विस्तार से पूरे ग्रह पर भी हावी हो जाएगा, जो मुझे सोचने पर मजबूर कर रहा है कि क्या हमारा भाई इस समय हीरो है या विलेन। खैर, हम खूबसूरत मैजिक क्रिस्टल खदान पर पहुंचते हैं। जियोन एक चेक पॉइंट देखता है और बुदबुदाता है कि चीजें कितनी सामान्य दिख रही हैं। एक आदमी उसे बिना कुछ भौंके उसके पीछे चलने का आदेश देता है, तो लड़के के पास उसके नेतृत्व का अनुसरण करने के अलावा कोई चारा नहीं है। दूर से ये सीन देखते हुए जिजेल और योंग बाम कहते हैं कि उन्हें यह लड़का कितना अजीब लग रहा है। यह तथ्य कि वो एकमात्र जीवित बचा है किस्मत बताकर टाला जा सकता है, सिवाय इसके कि कप्तान इस विचार को जोरदार तरीके से खारिज कर देता है। देखो, उस समय जब वो चारों ओर देख रहा था, उसने सैंडवर्म के शरीर के एक तरफ बड़ा छेद देखा था। मतलब ये लड़का निश्चित रूप से शामिल है। योंग बॉम के लिए ये शर्म की बात है कि उसने लड़के का नाम तक नहीं पूछा, क्योंकि उसे लगता है कि उनका फिर से सामना होना तय है। अगले सीन में हमें थोड़ा सा ट्विस्ट मिलता है। देखो, आम खदानों को सुरंगों से भरा होना चाहिए, लेकिन यहाँ लोग चहल पहल कर रहे हैं और त्योहारों का आनंद ले रहे हैं। जियोन ने ऐसे नतीजे की उम्मीद नहीं की थी, जबकि उसे संभालने वाला बंदा ताना देता है कि वो जल्द ही पर्यवेक्षक को बुलाने वाला है, इसलिए बच्चा बेहतर होगा कि वहीं रुका रहे। हमारा हीरो बिल्कुल खुश नहीं है कि उसे इस जैसी जगह पर अकेला छोड़ा जा रहा है, जबकि वो आदमी सोचता है कि क्या उसे लड़के के सिर में गोली जोड़कर उस पर एहसान करना चाहिए। वो बड़बड़ाता हुआ चला जाता है, लड़के को जो चाहे करने की इजाजत देते हुए, क्योंकि इससे वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उस बातचीत को छोड़कर जियोन समझता है कि उसे कुछ खाने की जरूरत है, क्योंकि उसे बहुत भूख लगी है। वो चारों ओर नजर दौड़ाता है, अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए एक दुकान ढूंढता है। उसी पल जियोन की नजर दीवार पर एक पोस्टर पर पड़ती है, जो मजदूरों को शहर को रोशन करने की वकालत कर रहा है। दुकानदार उसे एक ड्रिंक पकड़ाता है और पूछता है कि क्या यह कोई प्रेरणादायक आंदोलन है। उस आदमी के हाथ खुरदरे हैं और जगह जगह निशानों से ढके हुए हैं, ये कहते हुए कि शहर का असली ऊर्जा स्रोत माना स्टोन नहीं है। जियोन, जो नहीं जानता कि यह बातचीत किस दिशा में जा रही है, असली ऊर्जा स्रोत के बारे में पूछता है। लड़के की ओर इशारा करते हुए वो जोर देता है कि उसके जैसे लोग, जियोन जैसे लोग, वास्तव में असली ऊर्जा स्रोत हैं। उन्हें हमेशा जो करने का निर्देश दिया जाता है वो करो, और खाई को भरने के लिए हमेशा प्रतिस्थापन मौजूद रहते हैं। तो ये सच में एक शानदार और अंतहीन ऊर्जा स्रोत है। हमारे हीरो को गुस्सा आता है कि ये बंदा उनकी पहली मुलाकात में ही उसकी बुरी तरह से खिंचाई कर रहा है। वो पलटकर चिल्लाता है कि इस बूढ़े बुजुर्ग को धरती पर अपने बचे खुचे दिनों की चिंता करनी चाहिए। बूढ़ा आदमी लड़के से यह समझने का आग्रह करता है कि उसकी उम्र में सब कुछ दिलचस्प लगता है, साथ ही उसे किसी तरह जियोन के सैंडवर्म के शरीर के अंदर उतरने के बारे में पता है, जो लड़के को और भी ज्यादा हैरान कर देता है। बूढ़ा बुजुर्ग उसे डांटना जारी रखता है, बताते हुए कि उसके जैसा बच्चा जल्द ही वैसे भी सैंडवर्म के पेट में पहुंचने वाला है, क्योंकि ये कोई जगह नहीं है किसी बच्चे के छिपने के लिए।
जियोन अपना बचाव करता है कि वो सिर्फ पैसे कमाने आया है, जबकि ये बूढ़ा लड़के को कुछ आंखें खोल देने वाली चीज से प्रबुद्ध करने की उम्मीद में पीछे की ओर इशारा करता है। पीछे क्या है? बस कबाड़ का ढेर। जियोन को मतलब समझ नहीं आता। तो दुकानदार समझाता है कि उसने वो सब सामान एक एक करके इकट्ठा किया है और फिर वो बम फोड़ता है। वो वास्तव में उन सभी लोगों के अवशेष हैं जो उससे पहले यहाँ आए और उसी हकीकत से रूबरू हुए जो लड़का होने वाला है। यहाँ हर कोई खदानों में जाने के प्रलोभन का विरोध करने की कोशिश करता है, लेकिन माना स्टोन बस इतने ही लुभावने हैं। सबसे भयानक मौत से डरे हुए ये नए लोग जीवित रहने के लिए सब कुछ बेचने की कोशिश करते हैं, अपनी जिंदगी से चिपके हुए, अपनी आत्मा के हिस्से बेचते हुए। लेकिन अंत में इस सब का कोई मतलब नहीं है। उनके लिए कुछ भी बेहतर नहीं होता और जो चीजें वो इकट्ठा करते हैं वो बस फिसल जाती हैं। उन सबका एक ही हश्र होता है। तो अब उसने इन लोगों को सीधे बताना आसान पाया है कि खदान उन्हें खत्म कर देगी। इस बदमाश में इतनी हिम्मत है कि वो कहता है कि जियोन और उससे पहले आने वालों जैसे चूहे एक नाम भी पीछे नहीं छोड़ेंगे, और वो मरने के बाद लड़के के अवशेष देखने के लिए उत्सुक है। हताशा में उसकी बकवास को नजरअंदाज करते हुए वो कीमत पूछता है। बूढ़ा बुजुर्ग 10 मांगता है, जो इतनी बेतुकी रकम है कि जियोन उस पर चिल्ला पड़ता है। जाहिर है यहाँ का हर संसाधन बहुत महंगा है, यहाँ तक कि पहले खाया हुआ सीख भी इससे अलग नहीं है। जियोन मांस की गुणवत्ता को नीचा दिखाता है, ये खुलासा करने से पहले कि उसके पास उतने पैसे हैं ही नहीं जितना वो मांग रहा है। जब वो खुद को सही ठहरा रहा है और बचाव कर रहा है कि वो लोग उसे कैसे लूटने की कोशिश कर रहे हैं, उसे ये नहीं पता चलता कि वहां के बाकी कसाई और मजदूर उसे काटने के लिए हथियार निकाल रहे हैं। हाँ, वो लोग इतने बेरहम हैं। जियोन लगातार कहे जा रहा है कि वो एक भी पैसा नहीं देगा। केवल तभी एक बदमाश आता है और पीछे से उस पर झपटता है। मौत का डर हमारे हीरो पर एक पल के लिए हावी हो जाता है, जबकि बूढ़ा आदमी लड़के को एक पहेली देता है। उससे पूछता है कि उसके जैसा बूढ़ा इतनी घटिया जगह पर धंधा कैसे चलाता है। इसकी वजह यह है कि ये सब भ्रष्ट हैं। जियोन पीछे मुड़कर देखता है कि उसका सामना एक दर्जन से ज्यादा लोगों से है। सभी उसके शरीर को चीर फाड़ डालने के लिए तैयार खड़े हैं। किसी माफिया बॉस की तरह बर्ताव करते हुए बूढ़ा आदमी मजे से पूछता है कि ये लड़का आगे क्या करने वाला है। जियोन दहाड़ता है कि उसके पास देने को कुछ नहीं है, कि एक ड्रिंक के लिए इतने पैसे मांगना बेकार है। बातचीत में अपनी बढ़त बनाए रखते हुए वो खुशी खुशी एक समाधान सुझाता है। जियोन की जेब में पड़े माना स्टोन पर नजर गड़ाकर ये विश्वास करते हुए कि ये एक उपयुक्त भुगतान है। हमारा हीरो डर जाता है कि कैसे उसकी हरकतों के बारे में सारी अफवाहें बाज की तरह फैल गई हैं, जबकि वो बदमाश लगातार उससे स्टोन फेंकने का आग्रह करता रहता है कि वो एक उचित मूल्य भी लगा देगा। जियोन जोरदार इनकार करता है, ये कहते हुए कि उसे ये पत्थर पाने के लिए नर्क से वापस आना पड़ा। वो बूढ़े बुजुर्ग से बात करना चाहता है, लेकिन यह साफ है कि उसके शब्दों का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ठीक अगले ही पल एक मसल मेनियाक उसका सिर पकड़ता है और मेज पर पटक देता है, यहां तक कि सुझाव देता है कि इस बव्वाल को दफना दिया जाए। गुस्से में जियोन सैंड ब्लास्टर एक्टिवेट करता है और धमाके से इस आदमी का हाथ हवा में उड़ जाता है। गलत आदमी से पंगा लेने का यही अंजाम होता है। वही हाथ उन दूसरे आदमियों के हाथों में जा गिरता है जो जियोन को मारने के लिए तैयार थे। शब्दों से कुछ भी चर्चा करने से इनकार करते हुए जियोन रेत के स्पाइक्स तैनात करता है। उस इलाके के हर भ्रष्ट आदमी का कत्ल कर देता है। खैर, कम से कम उसके दिमाग में तो यही होने वाला था, क्योंकि वो कूल एक्शन सीक्वेंस असलियत में नहीं होता। इसके बजाय हम जियोन को अपनी नाक से खून बहता और होश खोता हुआ पाते हैं, अपनी किस्मत को कोसते हुए। आखिरकार हमारे भाई को स्टोन बूढ़े बुजुर्ग की तरफ फेंकना पड़ता है, उसे वो सब कुछ देते हुए जो वो इस सौदे से चाहता था। बूढ़ा आदमी इस चीज के बड़े साइज से प्रभावित होता है, सुझाव देता है कि ये करीब 100 सोल का है। फिर से ये एक बेतुकी कीमत है, क्योंकि जीवन पलटकर कहता है कि इसके आकार से ये कम 300 का है। बूढ़े बुजुर्ग के पास पूरा लाभ है, तो वो एक बार फिर लड़के को नीचा दिखाता है। उसे यहाँ आने के बजाय सैंडवर्म का गोबर न बनने के लिए फटकारता है। एक और मेज पटकने के बाद जियोन अपनी सीमा पर पहुंच रहा है और यहाँ से अपनी शक्तियां ब्लास्ट करने का इरादा रखता है, लेकिन अभी भी वो जानता है कि वो कुछ भी करने लायक ताकतवर नहीं है। जियोन पत्थर के बदले में एक उपयुक्त बोनस का अनुरोध करता है। बूढ़ा भ्रष्ट बुजुर्ग ऐसा करने में सहमत है, लेकिन वो उसे जेबकतरों से सावधान रहने की सलाह देता है जो कुछ भी चुराने में माहिर होते हैं। उनके पहले सौदे के अनुसार वो अच्छा बनकर कहता है कि लड़का कबाड़ के ढेर में से कुछ भी चुन सकता है। टटोलते हुए हमारे हीरो को वास्तव में कुछ भी उपयोगी नहीं मिलता, और जब वो उदास हो रहा है, बूढ़े आदमी को उसके बर्ताव में दिलचस्पी होती है। ये तथ्य कि लड़का एक भी सिक्का खोने से इनकार करता है। इस तरह की कंजूसी इस तरह के इलाके में असामान्य है। जियोन बेकार जोकर कॉस्ट्यूम से खेलता है, लेकिन फिर उसे कुछ दिलचस्प मिलता है, कुछ ऐसा जिसे बॉस भी एक दिलचस्प चीज के तौर पर उजागर करता है। हमारा हीरो अपने बोनस के तौर पर इस नन्हे घंटे के चश्मे पर फैसला करता है, और जब वो जा रहा है, बॉस उसे एक बार फिर ताना देता है कि वो कूड़े में से चुनने में माहिर है। जाने से पहले जियोन बूढ़े आदमी का नाम पूछता है, जो जोर से घोषणा करता है कि वो क्लेक्सी है। हमारा हीरो उस नाम को अपनी याददाश्त में ताज़ा जला लेता है,
ये उम्मीद करते हुए कि उनके रास्ते कभी दोबारा न गुजरे, एक सीधी धमकी का इशारा करते हुए। क्लेक्सी को कोई डर नहीं लगता और वो अपने काम पर लौट जाता है। अगले सीन में लड़का घंटे के चश्मे वाले उपकरण का निरीक्षण करने में व्यस्त है। जियोन को पता चलता है कि माप खत्म होने में करीब 10 मिनट लगते हैं। वो अभी अपने क्वार्टर में रह रहा है और अपनी क्षमताओं का परीक्षण करने के लिए हमारा हीरो एक गहरी सांस लेता है। फिर वो अपना पूरा ध्यान ट्यूब पर केंद्रित करता है, अंदर की रेत को एक बार में हिलने का आदेश देता है। उसके सदमे के लिए वास्तव में कुछ नहीं होता। हमारा भाई खाली प्रतिबिंब को घूर कर खुद को ह्यूमिलिएट करता है, असमंजस में कि उसकी शक्तियां वास्तव में जागृति से संबंधित नहीं हैं। उसकी पूरी क्षमता एक रहस्य है क्योंकि उसने पहले कभी किसी को इसका इस्तेमाल करते नहीं देखा। लेकिन अजीब तरह से जियोन को कबाड़ खाने से अजीब तरंगे मिल रही हैं। यह घंटे का चश्मा जो आसानी से वहां पड़ा था, उसे लगता है कि जानबूझकर वहां रखा गया था, मानो ये उसे एक नए एहसास के साथ बुला रहा था। इससे पहले कि हमारा भाई अपनी भावनाओं को समझ पाता, कोई बेवकूफ दरवाजा तोड़कर घुसता है, पूछता है कि क्या ये वही नया लड़का है जिसे यहां लाया गया था। तुरंत जियोन को कोसा जाता है और पहले से ही खदान में न होने के लिए और भी डांटा जाता है। बदमाश मानव को कोई फर्क नहीं पड़ता। जियोन उस बंदे से अच्छी तरह पेश आने को कहकर अपने नाम की इज्जत कराने की कोशिश करता है, केवल तभी सीधे चेहरे पर अपरकट खाकर कहीं दूर जा गिरता है। मानो दूसरा पंच तैयार करता है, उसे लड़के के पेट में गहराई तक घुसा देता है, उसे चुप रहने का आदेश देता है। लेकिन इतना ही नहीं, जियोन को इंसानी मांस के टुकड़े की तरह रौंदा भी जाता है। सब इसलिए क्योंकि उसने इस बर्बर के अहंकार को ठेस पहुंचाई। मानव उसे एक अनअवेकन्ड लूजर कहता है, जिसमें रवैये की समस्या है कि उसके जैसे लोगों को दबके रहना और अपनी जान बचाने के लिए पिटाई खा लेनी चाहिए। एक बच्चे को पीटकर संतुष्टि महसूस करने के बाद वो जियोन को जल्दी से अपने पीछे चलने का आदेश देता है। हमारा हीरो बिना डरे उठता है। पहली चीज जो हमारा भाई कहता है वो ये है कि वो एक साइकोपैथ है और चाहे कुछ भी हो जाए, जियोन किसी दिन मानो को जरूर मारेगा। मुझे पसंद है कि हमारा भाई यहाँ अपनी हिट लिस्ट बना रहा है, जिसका इस्तेमाल वो सबको खत्म करने के लिए करेगा। खदान के प्रवेश द्वार के तीसरे सेक्टर में जियोन को मुख्य काम करने वाली जगह पर लाया जाता है और जल्दी से सूट पहना दिया जाता है। खाने और गियर की लागत भुगतान से पहले ही काटने की बात बता दी जाती है और मुख्य लक्ष्य है कुत्ते की तरह माना स्टोन जमा करना। पहले हमारे हीरो को लगता है कि एक सरल काम है, लेकिन इससे पहले कि वो कोई और सवाल दाग पाता, उसका हेलमेट मानो कि पिकैक्स से तोड़ दिया जाता है। ये बंदा साफ कर देता है कि उसे परवाह नहीं, अगर लड़के को पिकैक्स चलानी नहीं आती, और वो हेलमेट की लागत के लिए भी भुगतान काट लेगा। मानो फिर अपने माथहत को आदेश देता है कि जियोन को शाफ्ट नंबर 972 में फेंक दो, जो अब तक की सबसे खराब जगहों में से एक है। जियोन को अब वास्तव में कोई परवाह नहीं है और वो बस आदेशों का पालन करता है, जबकि उसका बेकार मैनेजर जोर देता है कि अगर वो माना स्टोन के साथ वापस नहीं आया तो उसे मौके पर ही मार दिया जाएगा। सबसे बेकार नौकरी की तो बात ही करो। खदान के इस नरक में लड़के का माथत भी समझाता है कि ये अब तक की सबसे खराब जगह है। इससे ये मदद नहीं मिलती कि जियोन उस दिन शामिल हुआ जिस दिन मानो जुआ खेलकर पैसे हार गया था। जो हमारे हीरो को हैरान करता है कि इस इलाके में एक कसिनो भी मौजूद है। उसका ये दोस्त कहता है कि सब कुछ उपलब्ध है, उस मामले में नियो सोल से अलग नहीं। जियोन सोचता है कि इस घटिया मैनेजर जैसे जोकरों के साथ ऐसे धंधों का कुछ वादा पूरा होना तय है। हमारे हीरो को यह भी नहीं पता कि अपनी मुलायम त्वचा की वजह से पिकैक्स चलाने पर उसे चोट लगेगी या नहीं, जिस पर आसानी से खरोंच आ जाती है। हालांकि उसका नया दोस्त उसे आश्वासन देता है कि वहां नीचे चोट लगने की कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि देखो, सुरंग में एक भी आदमी को अब तक चोट नहीं लगी है, एक भी नहीं। ये एक अशुभ चेतावनी है, लेकिन अंततः वो निर्धारित सुरंग पर पहुंच जाते हैं। हमारा हीरो पूछता है कि क्या उसे केवल माना क्रिस्टल निकालने और लौटने की जरूरत है, लेकिन फिर वो आदमी तुरंत उसे काटता है, कहता है कि वो वास्तव में वापस नहीं आएगा। आखिरकार यहां आकर 1 दर्जन से ज्यादा लोग गायब हो चुके हैं। 4 लोग अभी इसी पल उसकी जान बचाने पर दांव लगा रहे हैं। कोई ये भी नहीं जानता कि बाकी मरे भी या नहीं, लेकिन इस दोस्त के पास देने को बस एक माफी और उसका आभार है कि उसने इतनी खतरनाक जगह में कदम रखा जिसे कोई इंसान छू नहीं सकता था। जियोन उस पर चिल्लाता है, ये एहसास करते हुए कि बाकी सब मर चुके हैं। वो जवाब चाहता है, लेकिन ये बंदा सचमुच उसे मरने के लिए पीछे छोड़ जाता है। उसकी गुस्ताखी उसे हिलाती नहीं है। ये हमारे हीरो को इस जगह को पूरी तरह से खनन करने के लिए ईंधन देती है, गुस्से में कि उन्होंने उसे सिर्फ अपने गुस्से की वजह से मरने के लिए यहां भेज दिया। दुर्भाग्य से पहले ही स्विंग के साथ पिकैक्स ढह जाती है और उसके हाथ से फिसल जाती है, उछलते हुए दूसरी तरफ जा गिरती है। बेबस होकर जियोन उस तक पहुंचने की कोशिश करता है, जबकि साथ ही सोचता है कि उसे किस तरह के नरक में जीवित रहना है। वो पहले गुस्से में था, इसलिए ध्यान नहीं दे सका, लेकिन सुरंग के इस हिस्से में माना बेहद घना है, जिससे उसे हैरानी होती है कि क्या दूसरे इसे कभी महसूस नहीं कर पाए, क्योंकि वो जागृत व्यक्ति नहीं थे। ये घनापन इतना गाढ़ा है कि जैसे जैसे वो गहराई में जाता है उसे अभिभूत कर देता है, जो ये भी पुष्टि करता है कि एक सामान्य व्यक्ति अब तक माना ओवर सैचुरेशन का अनुभव कर चुका होता।
ये नहीं जानते कि माना का स्रोत कहाँ से आ रहा है। जियोन अपनी पिकैक्स ढूंढ लेता है जो हैंडल से टूटी हुई दिखती है। वो बस उसे पाकर खुश है। और ठीक जब वो अपनी किस्मत के लिए आभारी महसूस कर रहा है, हमारा बंदा एक वास्तविक शून्य पर पैर रख देता है। डर से उसकी आंखें बाहर निकल आती हैं। रसातल उसे नीचे लुभाता है। एक पोर्टल की अचानक उपस्थिति से जियोन को स्तब्ध कर देता है। उसका हेलमेट उसी टूटी पिकैक्स के बगल में अलग जा गिरता है। ये वास्तव में हमें लड़के के अतीत के एक फ्लैशबैक सीक्वेंस में ले जाता है जिसने एक दयनीय जीवन जिया। उसके आसपास के सभी लोगों ने उसे बताया कि वो मरने वाला है। छोटे बच्चे को बुनियादी ऐश्वर्य, अच्छा खाना खाने के लिए ही दांत और नाखून से लड़ना पड़ा और कई बार पीटा गया। हर बार जब उसने कोई सपना देखा, दूसरों ने उसके लिए उसे कुचल दिया और अंत में उसने किसी को मार भी डाला। डर और अपराध दोनों की भावनाओं से भस्म हो गया, ये सोचते हुए कि अब उसका जीवन खत्म होने वाला है। लड़का जितनी तेजी से भाग सकता था भागा, ताकि ऐसी जिंदगी तक पहुंच सके जहां उसे मरने की चिंता न करनी पड़े। ली जिरोंग का नाम उसे परेशान करता रहा। वापस जियोन पर हम पोर्टल से गिरने के बाद उसकी बेहोशी की हालत देखते हैं। खुद को संभालते हुए वो उठता है, पूछता है कि ये जगह इतनी गर्म क्यों लग रही है। आसपास की राख पर जल्दी से ध्यान देने के बाद वो अपनी किस्मत को कोसता है, क्योंकि देखो, इस छोटे से नरक ने उसे सीधे एक ज्वलंत खतरनाक डंगोन में पहुंचा दिया। एक पत्थर लुढ़कता हुआ जियोन के पास आता है जो उसे पकड़ लेता है, ये एहसास होने से पहले कि ये चीज झुलसा देने वाली गर्म है। हमारा भाई तुरंत इसे दूर फेंकता है, इस चीज को कोसते हुए। ये एक चीज कंफर्म करता है कि ये बंदा किसी सपने में नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह है कि न्यो सोल के लोगों के पास पहले से ही डंगोन डिसेंट की तैयारी का अनुभव है। माना उसका हाथ अभी झुलस गया है, लेकिन वो समझता है कि ये ज्वालामुखी राख है। दूसरे शब्दों में, अगर जियोन जल्द ही इस जगह से बाहर नहीं निकला तो वो गहरी मुसीबत में होगा। अपनी पैंट का एक टुकड़ा फाड़कर वो जल्दी से अपने मुंह पर पट्टी बांधता है, ये जाहिर करते हुए कि अगर इस डंगोन में प्रवेश द्वार है तो निकास भी कहीं आसपास ही होगा। उसका मुख्य संदेह ज्वालामुखी विस्फोट के चरम पर है, जो इस डंगोन का सबसे ऊंचा स्थान है। यहां रुकने का मतलब है निश्चित मौत। ज्वालामुखी राख उसका दम घोंट देगी। तो आसपास कोई राक्षस न होने की वजह से ये हमारे बंदे के लिए सबसे छोटा रास्ता अपनाने का सबसे अच्छा मौका है। उस आत्मविश्वास से लैस होकर वो अविश्वसनीय गति से दौड़ता है, खुद को सर्वशक्तिमान जियोन के रूप में चमकाता है। वो आदमी जो किसी भी बाधा में कभी हार नहीं मानता। वो ये सब कहता तो है, लेकिन हमारा बंदा अभी अभी गर्म लावा के साथ एक मुठभेड़ से बाल बाल बचा है। मामले को बदतर बनाने के लिए बिखरा हुआ इलाका टूट जाता है और उसे सीधे नीचे भेज देता है। जियोन केवल इसलिए बचता है क्योंकि उसकी बाहों ने पकड़ बना ली। उसकी पीठ लगभग गर्म लावा से जलते जलते बची। फिर भी अपना रास्ता जबरदस्ती बनाते हुए हमारा भाई घोषणा करता है कि लावा का एक छोटा सा हिस्सा उसे दोबारा नहीं डराएगा। वो बमुश्किल जिंदा बचता है। एक और मौत के करीब के अनुभव के बाद अपनी जान के लिए हाँफता है। डर के बजाय हताशा उसे घेर लेती है। उसका सारा गुस्सा उस बदमाश मानव पर केंद्रित है, उस कमीने पर जिसने उसे मरे हुए वजन की तरह यहां फेंक दिया। जियोन खुद को आश्वासन देता है कि जब वो जिंदा बाहर निकलेगा तो इस बंदे को अपने नंगे हाथों से मार डालेगा। लेकिन जल्द ही वो अपने गुस्से को काबू करके खुद को संभालता है। अभी उसके पास चाहे जो हो जाए, जीवित रहने का दृढ़ विश्वास है। वो एक लड़ाकू है जो चाहे कुछ भी हो जाए नीचे नहीं रहना चाहता। अपनी वर्तमान स्थिति से उसे सबसे ऊंचे स्थान पर पहुंचने के लिए केवल 4 और छलांगों की जरूरत है, और फिर वो निश्चित मौत से बच निकलेगा। हर कदम पर विचार करने के बजाय वो बिना किसी अटके विचार के तेजी से आगे बढ़ने का इरादा रखता है। आखिरकार हमारा बंदा अपनी जान को इस तरह के घटिया डंगोन में सड़ने देने का कोई इरादा नहीं रखता। मैं नहीं रुकूंगा शब्द उसकी नियति बन जाते हैं। और ठीक जब आपके मन में इस बच्चे के लिए उम्मीद की एक किरण जगती है, गॉडजिला का छोटा कजिन लावा से फटकर बाहर निकलता है उसे निगलने के लिए। जीव सफलतापूर्वक उसे अपने मुंह में कैद करता है, दोबारा बुलबुले छोड़ते गर्म लावा में गोता लगाने से पहले। दिलचस्प बात यह है कि यह विशाल मगरमच्छ अपने दिन में आगे बढ़ता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन फिर उसकी आंखें अचानक एक लटकती हुई चट्टान की तरफ उठती हैं। जियोन वास्तव में बच गया है। वो दूसरी तरफ पहुंचने में कामयाब रहा और अपनी जान बचाने के लिए अपनी शक्तियों से पकड़ बनाए हुए है। अच्छी बात, इस कठिन मुठभेड़ ने उसे सिखाया है कि वो कुछ हद तक ज्वालामुखी राख को भी मैनिपुलेट कर सकता है, जिसने अभी अभी उसकी जान बचाने में मदद की। वो राक्षस के थूथन के बगल में उतरता है, तीव्र गर्मी से लगभग बेहोश हुआ जा रहा है। डंगोन बहुत ही कठोर है। यहाँ का सिर्फ वातावरण ही उन राक्षसों से भी बदतर है जिनसे हमारे भाई को निपटना है। मौजूदा स्थिति में हमारा बंदा बस अपनी नाक को अंदर से जलता हुआ महसूस कर सकता है, जिससे उसे सांस लेने में ही परेशानी हो रही है।
उसकी चेतना डगमगा रही है और रोशनी की कौंध के साथ मौत का ख्याल जियोन के दिमाग में न जाने कितनी बार आता है। हार मानने से इनकार करते हुए और डेविड गॉगिंस की आत्मा को चैनल करते हुए यह आदमी वापस उठता है, खुद को अपने ही पहले के शब्दों की याद दिलाता है। हमारे हीरो की प्रेरणा यह है कि उसकी अब तक कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं बनी है, तो यहाँ मरना सही नहीं होगा। मुझे लगने लगा है कि वो चेनसॉ मैन का डेंजी का कजिन है, और वैसे पार्ट 2 का वो एंडिंग बकवास था। खैर, जियोन ज्वालामुखी राग को नियंत्रित करता है, अपने अंकल से पहले ही माफी मांगते हुए कि वो आगे क्या करने वाला है। विशाल राक्षस अपने दूसरे हमले के लिए लावा से फूटता है। हमारा हीरो जीवित रहने की पूरी कोशिश करता है। अचानक से एक आवाज उसे अनुग्रहित करती है, उसकी अनोखी क्षमता की तारीफ करते हुए। जियोन उस व्यक्ति से चौंक जाता है, जबकि वही आवाज उसकी रेत हेरफेर की क्षमता में बहुत रुचि व्यक्त करती है। यहाँ एक बूढ़ा आदमी उसकी जान बचाने के लिए उतरता है, आसमान से किसी आशीर्वाद की तरह गिरता है। बूढ़ा बुजुर्ग अपने उतरने से ठीक पहले अपनी तलवार पकड़ता है, जियोन को स्तब्ध कर देता है। यह आदमी इतनी जबरदस्त गति से टॉर्पीडो की तरह नीचे आता है कि वो राक्षस के मांस पर भारी प्रहार के साथ गिरता है। वो एकल हमला शॉकवेव्स भेजता है और लावा के प्रवाह को ही बदल देता है, हर दिशा में मलबा फैलाता है, और जियोन उस प्रभाव से लगभग नष्ट हो जाता है। हमारा हीरो उस हमले के मात्र बल से कांप रहा है, जो सचमुच उसके कान के पर्दे फोड़ देता है और उसके होश उड़ा देता है। बूढ़े आदमी साथ ही राक्षस की स्थिति का पता लगाने के लिए आगे देखते हुए जियोन को पता चलता है कि जीव के 2 टुकड़े हो चुके हैं। यह अनजाना एहसास उसके लिए पूरी तरह से अलग है। उसके सामने खड़ा आदमी कोई साधारण मजबूत अवेकनर नहीं है। यह बंदा स्पष्ट रूप से एक अलग लीग में है, जैसे वो इस ब्रह्मांड का गोजो हो। वो बंदा आराम से एक और कदम उठाता है, हर कदम उसके सामने टूटता है। जियोन बस उसका तेज देखकर पूरी तरह से खो गया है, जबकि अवेकनर लड़के का नाम पूछता है। चूंकि लड़का बोलने से इनकार करता है, वो उसके लिए एक दुविधा पैदा करने का फैसला करता है। सुझाव देता है कि अगर वो 3 तक नहीं गिनता तो बुरी चीजें होंगी। उल्टी गिनती शुरू होती है और बूढ़ा आदमी तैयारी में जुट जाता है, और जैसे ही 1 पर पहुंचता है, वो पहले से ही नर्क के भूत की तरह लड़के के ऊपर मंडरा रहा है। अंत में वो जियोन का कुछ नहीं करता, पूछता है कि लड़का इतना डरा हुआ क्यों दिख रहा है। हकीकत में हमारा हीरो अपने कान के पर्दे फटने की वजह से इस आदमी की आवाज मुश्किल से सुन पा रहा है। उसकी चोटों की लिस्ट लंबी है, लेकिन बूढ़े आदमी को यह हिस्सा समझ नहीं आता। अवेकनर अपनी तलवार खींचता है, सोचता है कि अगर ये लड़का बोलने से इनकार करता है तो उसे बस काट ही डालना चाहिए। लड़का अपनी सुनने की शक्ति वापस पाता है और घबरा जाता है। जोर देकर कहता है कि उसे नहीं पता क्या हो रहा है, दया की भीख मांगता है। ये अवेकनर के लिए अच्छी खबर है, जो ये जानकर खुश है कि लड़का पूरी तरह से बेकार नहीं है। वो दोहराता है और लड़के का नाम पूछता है, जो चिल्लाकर कहता है कि ये जियोन है। ये बंदा इतना मजाकिया है, वो हमारे हीरो का इतना बेकार नाम रखने के लिए उसे जज करता है, जिससे जियोन सोचने लगता है कि आखिर इस बंदे का नाम क्या है जो इतना सिग्मा बन रहा है। उसी पल ये बूढ़ा ओवर पावर्ड बुजुर्ग एक चट्टान को तबाह करता है, ये कहते हुए कि वो डियोडिन है, और यद्यपि उसने अपना नाम बता दिया, हमारे हीरो को बिल्कुल अंदाजा नहीं कि ये बूढ़ा आदमी अभी क्या कर रहा है। अवेकनर उलझन में है और लड़के से स्पष्ट करने को कहता है, तो जियोन दहाड़ता है कि उसे बिना किसी कारण के बेवकूफ कहा जा रहा है और धमकी दी जा रही है। और यद्यपि वो अपनी जान बचाए जाने के लिए आभारी महसूस करता है, फिर भी उसे नहीं पता कि वो कठोर व्यवहार का हकदार क्यों है। उसे एक बार फिर बेवकूफ कहते हुए डियोडिन समझाता है कि लड़का किसी तरह के जाल में फंस गया है। अनादर को अनदेखा करते हुए जियोन विवरण मांगता है और सीखता है कि एक स्नेयर वास्तव में एक घटना है जो तब घटित होती है जब डंगवॉन का माना ओवर सैचुरेटेड होता है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि वो ढहे नहीं। डंगवॉन एक और प्रवेश द्वार बनाने में मदद करता है, उस अंतराल से माना लीक करता है। दूसरे शब्दों में, ये आसपास के जीवित प्राणियों को भी उसी तरीके से खींचता है। इसे ही स्नेयर कहते हैं। डियोडिन जोर देता है कि ज्यादातर लोगों को कभी ये अनुभव करने का मौका नहीं मिलता कि ये कैसा होता है, तो लड़के की किस्मत सबसे खराब में से खराब होनी चाहिए, जो इस बात में और घी डालता है कि जियोन को मानो की बेवकूफी भरी हरकत का बदला लेना चाहिए। अवेकनर उसे एक बार फिर बेवकूफ कहता है, लड़के की नाराजगी के बावजूद। अपना चेहरा बिगाड़ते हुए वो प्रदर्शित करता है कि लड़का बेवकूफ क्यों है। उसे अपने माना को अपनी आंखों में केंद्रित करने का आग्रह करता है। जियोन को तब तक मतलब नहीं पता जब तक वो वास्तव में ऐसा नहीं करता, अपने माना को अपनी आंखों में संघनित करता है। विचार यह है कि माना का उपयोग देखने के लिए करो, जिससे लड़के को उन चीजों को देखने में मदद मिले जो उसने पहले कभी नहीं देखी। वो आगे जो है उससे भयभीत है, जबकि डियोडिन खुश है कि लड़का अंततः समझ सकता है कि वो किससे निपट रहा है। जादुई जानवर जो उसने देखा वो स्टेल्थ क्षमताओं वाला प्राणी है, जो अपने शिकार का पता चलने से पहले ही आसानी से काम तमाम कर देता है। ठीक वैसे ही जैसे हमारा हीरो निगला जाने वाला था, वही जीव इस पूरे समय उसके सामने था, और फिर भी जियोन खतरे का एक निशान भी नहीं पकड़ सका। वैसे पहले जब उसने चट्टान को काटा था, डियोडिन वास्तव में इस दूसरे राक्षस को काट रहा था, क्योंकि बूढ़े आदमी की मदद के बिना हमारा हीरो बिना जाने मर गया होता कि उसे किसने मारा। इससे उसकी जान बचाने की संख्या दोगुनी हो जाती है।
ये सवाल उठाते हुए कि वो कितना शक्तिशाली है। अपनी जिज्ञासा को शांत करने के प्रयास में लड़का बेचैनी से डिओडिन की असली पहचान पूछता है, जो उसे फिर से बेवकूफ कहता है। उसे डांटता है कि वो सिर्फ अच्छा पुराना डिओडिन है। जियोन ओवर पावर्ड बूढ़े बुजुर्ग पर चिल्लाता है, पूछता है कि वो इतना ताकतवर कैसे है। जब वो पूछता है कि वो कहाँ है, डिओडिन उसे बताता है कि वो एक डंगोन के अंदर है। बूढ़ा आदमी आराम से इस झुलसाने वाली जगह को अपना शिकारगाह कहता है और लड़के को ध्यान से देखने को कहता है, क्योंकि वो दिखाने वाला है कि वो क्या कर सकता है। फिर ये थका हुआ दिखने वाला आदमी अपनी तलवार निकालता है और क्रेयॉन चिल्लाता है। जैसे ही वो ऐसा करता है, शॉकवेव्स पूरे इलाके में फैल जाती हैं। जियोन को अपने कान ढकने पर मजबूर कर देती हैं। पहले तो जियोन को बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि क्या हो रहा है, लेकिन जब वो चारों ओर देखता है तो उसे एहसास होता है कि डंगोन वास्तव में हर जगह झुंड बनाकर आए आग जैसे राक्षसों से भरा हुआ है। डिओडिन लड़ाई का नजारा देखकर उत्साहित दिखता है और हमारे हीरो से कहता है कि अब वो अपने दम पर है और उसे जीवित रहने का तरीका खुद निकालना होगा। जियोन को जीवन मरण की स्थिति में फेंक दिया जाता है और वो बूढ़े आदमी को कोसना शुरू कर देता है। वो चारों ओर देखता है, सोचने की कोशिश करता है कि वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन ये साफ हो जाता है कि वो पूरी तरह से घिरा हुआ है और उसके पास जाने के लिए कहीं नहीं है। राक्षस इतनी तेजी से चलते हैं कि वो उन्हें ठीक से ट्रैक नहीं कर सकता या समय रहते चकमा नहीं दे सकता। वो लगातार उस पर छोटे छोटे हमले करते रहते हैं और उसके कपड़े थोड़ा थोड़ा करके फाड़ते जाते हैं। जियोन भागने का कोई रास्ता भी नहीं खोज पाता और वो सोचने लगता है कि जीव बार बार सिर्फ उसकी बाईं तरफ को ही क्यों निशाना बना रहे हैं। वो ऊपर देखता है और बेताबी से उड़ते हुए जानवरों पर रेत से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वो आसानी से उसके हमलों से बच जाते हैं और अपने खुद के कई वार करते हैं। हमारा हीरो बूढ़े बुजुर्ग की तुलना में खुद को पूरी तरह से बेकार महसूस करता है। वो अपनी प्यारी सी सूरत बचाने की कोशिश करता है, अपनी बाहें ऊपर उठाकर, जबकि हर दिशा से हमले उस पर हो रहे हैं। जियोन को एहसास होता है कि अगर वो बिना कुछ किए ऐसे ही बेवकूफ बनता रहा तो वो जल्द ही मर जाएगा। वो खुद को दयनीय महसूस करता है, ये सोचकर कि शायद वो बूढ़े आदमी द्वारा 2 बार बचाए जाने के बाद भी मर जाए। उसी पल वो उस सीन को याद करता है जब बूढ़ा आदमी उसके सामने एक बार फिर प्रकट हुआ था और उसे पुकारा था। जियोन ये सुनने की कोशिश करता है कि डिओडिन क्या कह रहा है, लेकिन उसके कान बुरी तरह से बज रहे हैं और वो ठीक से सुन नहीं पाता। वो याद करता है कि कैसे बूढ़े आदमी ने उसे अपनी आंखों पर भरोसा करने के बजाय माना के माध्यम से देखने को कहा था। खुद को एक दयनीय लूजर कहते हुए भी वो हार मानने से इनकार करता है और दुश्मनों को समझने का एक तरीका खोजने लगता है जिसे उसकी दृष्टि ट्रैक नहीं कर सकती। वो धीरे धीरे अपनी आंखों में माना इकट्ठा करता है और उसकी शुद्धता को कदम दर कदम बढ़ाने पर काम करता है। वो कड़ी मेहनत से ध्यान केंद्रित करता है और माना के प्रवाह को बिल्कुल वैसे ही महसूस करने की कोशिश करता है जैसे बूढ़े आदमी ने सुझाव दिया था। और इस बार ये अंततः काम करता है, क्योंकि वो जानवरों के अंदर की जादुई शक्ति को महसूस करने लगता है। अब वो उन्हें ट्रैक कर सकता है और जैसे ही उनका माना उसकी सीमा में आता है, वो सबसे करीबी संभावित बिंदु पर हमला करता है। अंततः उन 2 लावा पक्षियों को मार गिराता है जो उसे निशाना बना रहे थे। इसी बीच बूढ़ा बुजुर्ग बहुत बड़े राक्षसों से लड़ने में व्यस्त है और ऐसा लगता है जैसे उसे हर पल मजा आ रहा हो। वो टिप्पणी करता है कि उसे याद भी नहीं आखिरी बार कब उसने किसी लड़ाई में इतना जोश महसूस किया था। फिर वो आगे बढ़ता है और एक शक्तिशाली पंच मारता है। एक विशाल मगरमच्छ जैसे राक्षस को साफ 2 टुकड़ों में फाड़ देता है। जैसे ही बूढ़ा बुजुर्ग उस जीव को खत्म करता है, वो टिप्पणी करता है कि यह शर्म की बात है कि राक्षस उसके लिए एक उचित मुकाबला भी नहीं था। वो निराश लगता है क्योंकि उसे वो रोमांच नहीं मिला जिसकी वो लड़ाई से उम्मीद कर रहा था। फिर वो आह भरता है और टिप्पणी करता है कि जब वो जवान था तब की तुलना में अब डंगोन की संख्या कितनी कम हो गई है। इसी बीच बड़े बुरे मगरमच्छ को इतनी आसानी से गिरता देखने के बाद जियोन मदद नहीं कर सकता, लेकिन उसके लिए थोड़ा अफसोस महसूस करता है। वो यकीन करने के लिए संघर्ष करता है कि बूढ़े आदमी ने कितने आराम से उसे मार डाला, जैसे वो एक छोटी सी छिपकली से ज्यादा कुछ नहीं था। साथ ही वो खुद अपनी सीमा पर पहुंच रहा है और अपनी स्थिति पर एक थकी हुई हंसी भी हंसता है। अचानक एक शक्तिशाली शॉकवेव उसे हिट करती है, जो उसे अपने घुटनों पर गिरा देती है और उसके प्रभाव से उल्टी कर देती है। वो मुश्किल से फिर से खड़ा होता है और डिओडिन से पूछता है कि अभी क्या हुआ। डिओडिन शांति से समझाता है कि जो शॉकवेव उसने अभी महसूस की वो वास्तव में डंगोन बॉस की दहाड़ थी। वो आगे कहता है कि हर डंगोन के अंत में एक फाइनल बॉस इंतजार कर रहा होता है और इस डंगोन वाला ही असली कारण है कि वो इतनी दूर तक आया। तभी एक विशाल ड्रेक ऊपर से उतरता है और बूढ़ा आदमी इसे क्रिम्सन ड्रेक के रूप में पहचानता है। ड्रेक शब्द सुनकर जियोन जल्दी से पूछता है कि क्या इसका मतलब यह है कि ये एक ड्रैगन है, लेकिन डिओडिन तुरंत इनकार कर देता है। बूढ़ा आदमी यहां तक टिप्पणी करता है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उसे असली ड्रैगन का सामना करने के बजाय बी रैंक वाले जीव से निपटना पड़ रहा है। फिर भी यह ड्रेक स्पष्ट रूप से खतरनाक है क्योंकि ये एक मजबूत बल क्षेत्र से घिरा हुआ है। जियोन याद करता है कि बी रैंक और उससे ऊपर के राक्षसों के बारे में सुना है कि उनके पास इंसानों जैसे अनोखे लक्षण होते हैं। अवेकनर रैंकिंग सिस्टम के आधार पर लाल बल क्षेत्र करीबी मुकाबला प्रकार दर्शाता है,
लेकिन जब वो इस ड्रेक के आसपास की आभा को नीला देखता है तो वो चिल्लाता है कि इसका मतलब है कि जीव एक जादुई प्रकार है। इससे पहले कि वो आगे प्रतिक्रिया कर पाते, ड्रेक एक काली लौ का हमला सीधे उन पर छोड़ता है। जियोन सदमे में जम जाता है, अपना मुंह भी बंद नहीं कर पाता और डर में वो पूरी तरह से नियंत्रण खो देता है। उसी समय बूढ़ा बुजुर्ग सीधे हमले के स्रोत की ओर छलांग लगाता है और अपनी विशाल तलवार सीधे ड्रेक के सिर पर लाता है। ड्रेक जल्दी से उबरता है और अपने पंजों से बूढ़े आदमी पर पलटवार करता है। डियोडिन क्रेयॉन का उपयोग करके वार का मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन एक अप्रत्याशित मोड़ में बुजुर्ग अंततः ड्रेक की पकड़ में फंस जाता है। जीव तुरंत इस मौके का फायदा उठाता है और करीब से आग की सेंस छोड़ने की तैयारी करता है। हालांकि डियोडिन समय रहते प्रतिक्रिया करता है और जबरदस्ती ड्रेक का मुंह बंद कर देता है, लपटों को उसके अंदर ही फंसा देता है। वो राक्षस से पूछता है कि क्या ये दर्द महसूस कर सकता है और फिर उसे चिंता न करने के लिए कहता है क्योंकि वो इसे हमेशा के लिए खत्म करने वाला है। अपनी तलवार पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए डियोडिन आगे बढ़ता है और एक बार फिर ड्रेक से भिड़ जाता है। घोषणा करता है कि यह उसके जिंदा रहने का आखिरी दिन होगा। इसी बीच जियोन अपनी जान बचाकर भाग रहा है। वो खुद को इस जबरदस्त लड़ाई के बीच में फंसा हुआ पाता है, जहां वो ठीक से अपना बचाव करने के लिए स्थिर भी नहीं खड़ा रह सकता। वो जल्दी से अपनी क्षमता का उपयोग करता है और आने वाली शॉकवेव्स को रोकने के प्रयास में अपने पीछे एक रेत की दीवार बनाता है। वो उन दोनों को चिल्लाता है कि अपनी लड़ाई कहीं और ले जाओ, जबकि सोचता है कि साधारण शॉकवेव्स उसे इतना नुकसान कैसे पहुंचा सकती हैं। दूसरी तरफ बूढ़ा आदमी स्पष्ट रूप से खुद का आनंद ले रहा है। वो चिल्लाता है कि यह बिल्कुल किसी मनोरंजन पार्क में होने जैसा लगता है। तभी एक और शॉकवेव जियोन की ओर बढ़ती है और इस बारी अचानक इतनी तेजी से आती है कि वो प्रतिक्रिया नहीं कर पाता। उसे एहसास होता है कि उसका काम तमाम हो गया और वो प्रभाव से दूर जा फेंका जाता है। वो एक बेरहम तरीके से गिरता है और मैग्मा की ओर फेंक दिया जाता है। बेचारा लड़का जम जाता है जब उसे एहसास होता है कि वो एक दयनीय हारे हुए इंसान की तरह मरने वाला है जो अपने लिए एक लड़की भी नहीं ढूंढ पाया। कहानी फिर उस बूढ़े बुजुर्ग पर शिफ्ट होती है, जिसे साफ तौर पर बिल्कुल परवाह नहीं है कि हमारे हीरो के साथ क्या होता है। इसके बजाय वो ड्रेक को धमकाना जारी रखता है और उसे इतनी बुरी तरह से लड़ने के लिए सभी बॉस राक्षसों के लिए कलंक कहता है। लगातार अपमान से हद पार कर दिए जाने पर ड्रेक एक और सेंस का हमला चार्ज करता है। ये देखकर डियोडिन मुस्कुराता है क्योंकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि इस कमजोर के पास अपनी आस्तीन में इतना मजेदार कुछ छिपा होगा। केंद्रित जादुई सांस हवा को चीरती है, अपने रास्ते में आने वाली लगभग हर चीज को तबाह कर देती है और जितनी दूर जाती उतनी ही बड़ी होती जाती है। कुछ देर बाद क्रिम्सन ड्रेक अंततः रुकता है, आश्वस्त कि वो पागल आदमी अब तक धूल में बदल चुका होगा। लेकिन जैसे ही ये उसकी आवाज सुनता है पूछते हुए कि क्या ये किसी को ढूंढ रहा है, बेचारा जीव समझ जाता है कि ये पूरी तरह से गया। ये दर्द भरी दहाड़ता है और पीछे मुड़ता है, बस ये देखने के लिए कि वो आराम से उसके शरीर पर बैठा है। उसकी तलवार उसके अंदर पूरे 1 मीटर गहरी दबी हुई है और वो शांति से खुलासा करता है कि वो लंबे समय से इसकी प्रजाति के एक की तलाश कर रहा था। आखिरकार उसे अपने क्रेयॉन को बढ़ने के लिए एक क्रिम्सन ड्रेक के दिल की जरूरत है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन जानवर के पास उस उद्देश्य के लिए मरने के अलावा कोई चारा नहीं है। इसके साथ वो तलवार को और भी गहराई तक धकेलता है, जादू को उसके शरीर में रिसने देता है। विशाल जीव दर्द में हिंसक रूप से तड़पता है जब ब्लेड सीधे उसके पार हो जाता है। ड्रेक के दिल को अवशोषित करने के बाद क्रेयॉन एक मजबूत क्रिम्सन आभा के साथ चमकने लगता है। वो संतुष्टि के साथ अपनी तलवार को देखता है, प्रसन्न कि इसने एक बार फिर अपनी सीमाएं तोड़ दी हैं। तभी उसकी तलवार के साथ उसका अजीब सा बॉन्डिंग पल हमारे हीरो द्वारा बाधित होता है, जो पूछता है कि वो एक पागल की तरह अपने हथियार से बात क्यों कर रहा है। वो बंदा भले पागल हो, लेकिन वो पागलपन की हद तक ताकतवर भी है, ये देखते हुए कि उसने अकेले ही एक क्रिम्सन ड्रेक का सामना किया। इसी बीच डियोडिन हैरान है कि छोटा सा नटखट अभी भी जिंदा है। हमारे हीरो ने उसे बता दिया कि वो बर्बाद हो गया था और वो मौत के कगार से वापस रैंक कर आया। जब उसके नीचे जमीन धंस गई और वो नीचे फेंका गया तो वो बस मरने का इंतजार करते हुए नहीं बैठा रहा। इसके बजाय उसने अपने रेत हेरफेर का इस्तेमाल करके एक गद्दी बनाई जिसने गिरने को नरम किया और उसे इंसानी कैचअप बनने से बचा लिया। यहाँ तक कि वो खुद भी यकीन नहीं कर सकता कि जब भी चीजें खराब होती हैं वो मौत को चकमा देने में कितना माहिर हो गया है। वो जोड़ता है कि एक निश्चित पागल आदमी की शॉकवेव से लगातार पिटते रहने ने उसकी सजगता को बहुत तेज कर दिया है। डियोडिन उससे थोड़ा प्रभावित होता है, लेकिन अभी निपटने के लिए कुछ ज्यादा ही महत्वपूर्ण है। बूढ़ा आदमी अचानक उसे शर्ट से पकड़ लेता है जैसे वो किसी अनजान बच्चे को संभाल रहा हो। उसे बताता है कि डंगोन ढह रहा है क्योंकि बॉस मर चुका है, उन्हें तुरंत बाहर निकलने की जरूरत है। लेकिन हमारा हीरो असमंजस में है कि इसका उसके किराने के सामान की तरह उठाए जाने से क्या लेना देना है। बूढ़ा बुजुर्ग जोर से हंसता है जैसे उसने अभी अभी अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मजाक सुना हो। इसलिए नहीं कि यह वास्तव में मजाकिया था, बल्कि इस वजह से कि आगे क्या होता है। बिना किसी चेतावनी के वो हमारे हीरो को उनके सामने खुलने वाली एक छोटी सी काली दरार में पटक देता है और आराम से चिल्लाता है, फिर मिलते हैं।
हवा में उड़ते हुए हमारा हीरो हर उस गाली को दागता है जो उसे आती है और उसे उस बदमाश पार्क मानव से भी बदतर कहता है। एक पल बाद वो दूसरी तरफ बाहर थूक दिया जाता है जब काला छेद खुलता है और उसे रेत पर कुछ बार रैगडॉल करता है। अपने मुंह से रेत थूकते हुए और पूरी तरह से भटका हुआ वो सोचता है कि आखिर वो अब कहाँ पहुंच गया। डिओडिन शांति से समझाता है कि वो सतह पर है। जब एक डंगोन बॉस हराया जाता है तो बाहर की दरारें निकास के रूप में खुलती हैं। ये सुनकर वो तुरंत शिकायत करना शुरू कर देता है कि वो कूड़े की तरह फेंके जाने के बजाय बस बाहर चल सकते थे। बूढ़ा आदमी अंततः अपना धैर्य खो देता है और एक चीज साफ करता है। वो मानता है कि लड़के की रेत की शक्तियां वास्तव में काफी उपयोगी हैं, लेकिन उसकी वर्तमान स्थिति में वो एक कुंद चाकू से भी ज्यादा बेकार है। इस वजह से वो उसे दो विकल्प देता है। वो दक्षिण की ओर न्यू सोल सिटी जा सकता है, उसी गंदगी वाले स्तर के अज्ञात व्यक्ति की तरह जीना जारी रख सकता है जो वो हमेशा से था, या वो मजेदार रास्ता चुन सकता है। उसके मार्गदर्शन में वो एक अनजान बेवकूफ से एक मजबूत और तेज बेवकूफ बन जाएगा। जियोन इससे असंतुलित हो जाता है और पूछता है कि उसका पीछा करने का वास्तव में मतलब क्या है, और अधिक महत्वपूर्ण बात, इसमें कितना समय लगेगा। बूढ़ा योद्धा स्पष्ट रूप से उसे बताता है कि उसे कोई अंदाजा नहीं है, इसमें महीने लग सकते हैं, साल या दशकों भी, यहां तक कि वो भी भविष्य की भविष्यवाणी नहीं कर सकता। ऐसे विकल्प का सामना करते हुए जो उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल सकता है, जियोन वहां खड़ा अनिश्चित रहता है कि क्या करे। बूढ़ा आदमी इसे सबसे क्रूर संभव तरीके से सारांशित करता है। वो अपनी उसी उबाऊ जिंदगी में वापस जा सकता है, या वो ऐसा रास्ता चुन सकता है जहां वो मूल रूप से 99% मरने की संभावना के साथ जीवन को स्पीडरन करता है। लड़का पागलों की तरह हंसने लगता है और पूछता है कि क्या बूढ़ा आदमी पूरी तरह से अपना दिमाग खो चुका है। जियोन फिर दिखावा करता है कि उसके पास लौटने के लिए एक आलीशान महल है और एक आरामदायक बिस्तर है, और पूछता है कि क्या बूढ़ा आदमी गंभीरता से उससे उम्मीद करता है कि वो सब कुछ छोड़कर एक बदबूदार बूढ़े बुजुर्ग का अनुसरण करे जलते हुए रेगिस्तानों के माध्यम से बिना किसी निश्चितता के, खासकर जब बूढ़ा आदमी अपनी उम्र के कारण किसी भी पल मर सकता है। बूढ़ा आदमी हाँ के साथ जवाब देता है, ये स्पष्ट करते हुए कि यही वो है जो वो जियोन से करने की उम्मीद करता है। हमारा हीरो एक नाटक करता है और एक भारी आह भरता है, दिखाता है कि फैसला कितना दर्दनाक है, फिर भी वो अभी भी उसका अनुसरण करने के लिए सहमत होता है। फिर वो एक विश्वसनीय कहानी बुनता है, समझाते हुए कि जब भी कोई उसे परेशान करता है उसे मौके पर ही चीजें सुलझानी पड़ती हैं, लेकिन स्वीकार करता है कि वो वर्तमान में अपना बदला लेने के लिए बहुत कमजोर है। वो कहता है कि बूढ़ा आदमी भी उस बदले की लिस्ट में है, फिर तारीफ करता है कि वो उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है जितना वो अब तक किसी से मिला है। जियोन जोड़ता है कि उसे संदेह है कि वो फिर कभी उससे ज्यादा ताकतवर किसी से मिलेगा। जैसे जैसे वो बात करता रहता है कि वो कितना आत्मविश्वासी और सकारात्मक महसूस कर रहा है, बूढ़ा आदमी उसे काटता है और मजाक उड़ाता है। पूछता है कि क्या इसका मतलब यह है कि वो जल्दी मरने के बारे में आश्वस्त है। जियोन इनकार करता है और अपनी मुट्ठी भींचता है, घोषणा करता है कि वो बाकी सबसे ज्यादा ताकतवर बनेगा। बूढ़ा बुजुर्ग जवाब देता है कि इस तरह के रवैये के साथ वो केवल कब्र के शुरुआती टिकट की ओर बढ़ रहा है। फिर उसे चलते रहने को कहता है। वो उसे बेवकूफ कहना जारी रखता है, जबकि कहता है कि उन्हें अभी लंबा रास्ता तय करना है। जैसे जैसे कहानी कुछ समय बाद आगे बढ़ती है, जियोन पसीने से लथपथ है और मुश्किल से बूढ़े आदमी की गति के साथ बने रहने का प्रबंध कर रहा है। वो उसे पुकारता है, उसे धीमा करने और ब्रेक लेने के लिए कहता है, क्योंकि वो पहले ही 6 घंटे से चल रहे हैं। वो चिल्लाता रहता है, लेकिन बूढ़ा आदमी उसे पूरी तरह से अनदेखा करता है और चुपचाप चलना जारी रखता है। जियोन खुद को चिल्लाता है, कहता है कि वो कोई मूडी टीनेजर नहीं है और सोचता है कि वो इन सभी अचानक मिजाज के झूलों से क्यों निपट रहा है। उसके चारों ओर की गर्मी असहनीय है और वो सोचने लगता है कि तापमान कितना ऊंचा होगा। इसके ऊपर ढीली रेत हर कदम को कठिन बनाती है और उसे चिंता होने लगती है कि वो इस दर से हीट स्ट्रोक से गिर सकता है। ठीक जब वो हार मानने वाला होता है, बूढ़ा आदमी अंततः अपना ध्यान उसकी ओर लगाता है, मानो वो इसी सटीक पल का इंतजार कर रहा था। तो वो उसे ऐसा मूर्ख कहता है जो अपनी ही शक्ति के एक छोटे से हिस्से का भी उपयोग नहीं कर सकता। जब जियोन भ्रमित दिखता है, बुजुर्ग उसे याद दिलाता है कि वो एक रेत हेरफेर उपयोग करता है। फिर भी वो रेत पर ठीक से चलने के लिए भी संघर्ष कर रहा है, जो उसके लिए सबसे आसान चीज होनी चाहिए। जब जियोन अपना बचाव करने की कोशिश करता है, ये कहते हुए कि वो कुछ दिन पहले ही जागा है और अभी भी एफ क्लास है, डिओडिन तुरंत नाराज हो जाता है। वो लड़के से बकवास बंद करने को कहता है, ये स्पष्ट करते हुए कि उसे उसकी क्लास की परवाह नहीं है। फिर वो उससे सवाल करता है, पूछता है कि क्या वो सच में मानता है कि लोग एस क्लास पैदा होते हैं, जबकि अकेला वही है जो नुकसान में फंसा है। बूढ़ा आदमी लड़के को उसके कॉलर से पकड़ता है और उससे पूछता है कि क्या वो सिर्फ इसलिए हार मानने की योजना बना रहा है क्योंकि उसे लगता है कि उसे आशीर्वाद नहीं मिला। वो तब तक चिल्लाता रहता है जब तक वो अपना आपा नहीं खोता और लड़के को वापस रेत में डाल देता है। उसे ये पता लगाने को कहता है कि अपनी क्षमता का उपयोग खुद कैसे करना है। डिओडिन उसे अपने दिमाग का उपयोग करने और अपनी शक्ति को समझने के लिए कहता है, क्योंकि अगर वो अपनी सीमाओं को पार करना और मजबूत बनना चाहता है तो उसे इसे सबसे अच्छे से जानना चाहिए।
ठीक जब जियोन सोचने लगता है कि बूढ़ा आदमी वास्तव में कुछ हद तक उचित हो सकता है, डियोडिन अचानक फिर से चिल्लाना शुरू कर देता है और धमकी देता है कि अगर वो ये नहीं समझ पाया तो वो मर जाएगा। जियोन फिर से शुरू करता है और अपनी क्षमता पर ध्यान केंद्रित करता है। वो जो जानता है वो ये है कि जिस रेत को वो नियंत्रित कर सकता है उसकी सीमा केवल 5 मीटर है। फिर वो स्थिति का विश्लेषण करता है और एहसास करता है कि रेत केवल टखनों तक गहरी है और अगर वो किसी तरह इसे फर्श की तरह ठोस बना सकता है तो वो चलते समय अधिक ऊर्जा बचाने में सक्षम हो सकता है। हमारा हीरो रेत को संघनित करने और इसे ठोस बनाने की कोशिश करता है और वो अंततः सफल होता है। झुलसाने वाले रेगिस्तान में चलना अचानक उसके लिए हवा के झोंके जैसा लगता है। हालांकि उसे जल्द ही एहसास होता है कि उससे कितना माना बह रहा है और वो समझता है कि वो इसे लंबे समय तक जारी नहीं रख सकता। जियोन फिर प्लान बी पर शिफ्ट होता है और इसके बजाय अपने पैरों में माना केंद्रित करने की कोशिश करता है। ये भी आश्चर्यजनक रूप से अच्छी तरह काम करता है। उसे ऊर्जा से भरा और बार बार कोशिश करता देखकर बूढ़ा आदमी चुपके से मुस्कुराता है। अपने खुद के दिनों को याद करता है जब वो भी एक ऊर्जावान युवा था। भले ही जियोन लगातार कहता है कि वो सिर्फ एफ क्लास है, डियोडिन आश्वस्त रहता है कि माना पर उसका नियंत्रण और उसकी क्षमता कम से कम लेवल ई या डी होनी चाहिए। बूढ़ा आदमी लड़के में स्पष्ट क्षमता देखता है। तभी जियोन कुछ नया खोजता है और इसके बारे में हंगामा करना शुरू कर देता है। वो बूढ़े आदमी की ओर दौड़ता है जबकि चिल्लाता है कि वो बस अपने पैरों को छूने वाली रेत को नियंत्रित कर रहा है और अब चलना बहुत आसान हो गया है। जैसे जैसे वो घमंडी होने लगता है और यहाँ तक कि बूढ़े आदमी को बीच की उंगली दिखाता है जबकि उसे ऐसा करने की चुनौती देता है। बूढ़ा आदमी उसके सिर पर मुक्का मारता है। वो लड़के से कहता है कि बेकार चीजों पर समय बर्बाद करना बंद करे जब तक कि वो मरना नहीं चाहता। जियोन तुरंत नीचे गिर जाता है और होश खो देता है। जब तक वो जागता है वो अपना गंदा चेहरा अंधेरे में रेत के फर्श पर दबा हुआ पाता है। थोड़ा सा बीफ जर्की चबाते हुए बुजुर्ग कहता है कि उसे खुशी है कि बच्चा आखिरकार जाग गया। उसे पूरे रास्ते यहाँ लाना वाकई मुश्किल था। जैसे ही हमारा हीरो बैठने की कोशिश करता है और शिकायत करता है कि उसका पूरा शरीर चोटों से बर्बाद हो गया है, बूढ़ा बुजुर्ग उसे एक जर्की का टुकड़ा फेंकता है। फिर वो लड़के से कहता है कि वो ध्यान से उसके जवानी के दिनों की एक कहानी सुने। उसके अनुसार वो अच्छे समय थे जब कमजोर होना आपको मार नहीं सकता था। दरअसल कमजोरों की रक्षा करना शक्तिशाली लोगों का नेक कर्तव्य माना जाता था, लेकिन वो दुनिया अब खत्म हो चुकी है और वो स्पष्ट रूप से इसे मिस करता है। कहानी का समय जल्दी खत्म होता है और गुरु बुजुर्ग उसे पहले से ही उठने को कहता है अगर वो मरने का शौकीन नहीं है। हमारा नायक पलटकर जवाब देने के बजाय चुपचाप अपने शिक्षक की बात सुनता है। उसके आश्चर्य के लिए बूढ़ा आदमी उसे जर्की का एक और टुकड़ा फेंकता है। बहुत पहले की कहानी उसे एहसास कराती है कि बुजुर्ग के पास वास्तव में बहुत ज्ञान है। डियोडिन एक सूखे अवशेष जैसा दिखता है, लेकिन उसके पास दशकों या शायद सदियों का अनुभव है। उसे खाते हुए देखते समय वो कुछ दिलचस्प नोटिस करता है। उन प्राचीन घिसे हुए दांतों के साथ भी बूढ़े आदमी को जर्की से कोई परेशानी नहीं है। बस देखकर वो तरकीब समझ लेता है। इसे सीधे चबाने के बजाय काटने से पहले पहले इसे लार से नरम करो। इस तरह के सूखे शुष्क रेगिस्तान में जर्की खाने का यही सही तरीका है। ऐसा लगता है जैसे बूढ़ा आदमी उसे सिर्फ खिला नहीं रहा है बल्कि धीरे धीरे उसे सिखा रहा है कि अपने दम पर कैसे जीवित रहना है, जैसे किसी आदमी को खाना देने के बजाय मछली पकड़ना सिखाना। उसके बाद दोनों रात के आसमान के नीचे फिर से निकल पड़ते हैं। रास्ते में वो जर्की के एक और टुकड़े के लिए अपने शिक्षक को परेशान करता रहता है, लेकिन बूढ़ा बुजुर्ग उसे चुप रहने को कहता है। कुछ देर बाद ठंड उसे बुरी तरह जकड़ने लगती है। वो लगातार छींकने लगता है। ठंडी रेगिस्तानी रात में उसका पूरा शरीर किसी वाइब्रेटिंग मशीन की तरह कौंपता है। इसी बीच बूढ़ा आदमी ऐसे अंगड़ाई लेता है जैसे वो हवाई के किसी समुद्र तट पर आराम कर रहा हो, पूरी तरह से अप्रभावित। साथ ही वो अभी भी अपना दिमाग नहीं लगा पाता कि ये पागल हर समय अपनी तलवार से बात क्यों करता है। फिर प्यास लगती है और वो थोड़ा पानी मांगता है, लेकिन डियोडिन उसे पूरी तरह से अनदेखा करता है और खुद हर आखिरी बूंद पी जाता है। ये देखकर उसे गंभीर रूप से गुस्सा आता है, खासकर जब से लालची गुरु बांटने की जहमत तक नहीं उठाता। फिर भी उसे एहसास होता है कि उसके पास पर्याप्त कपड़े नहीं हैं। बूढ़े आदमी के विपरीत वो पीने के लिए ढीले कपड़े से ओस नहीं निचोड़ सकता। फिर भी वो नीचे झुकता है और अपने शरीर से ओस की छोटी छोटी बूंदों को चाटना शुरू कर देता है। एक हताश आवारा पिल्ले की तरह वो अपने गुरु के स्तर तक पहुंचने के लिए कुछ भी करेगा। ये देखकर बूढ़ा आदमी उसे कायर कहता है, लेकिन वो तर्क देता है कि वो कायर नहीं है, वो एक गर्वित इंसान है। उसकी बकवास को अनदेखा करते हुए बूढ़ा आदमी उसे चुप रहने और अपने आसपास के वातावरण को महसूस करने पर ध्यान केंद्रित करने को कहता है। हमेशा की तरह अनजान वो चुप हो जाता है और सुनने की कोशिश करता है। कुछ देर बाद उसे अपने चारों ओर हल्के कंपन महसूस होने लगते हैं। धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि वो कई दिशाओं से आ रहे हैं। पलक झपकने से पहले ही वो सैकड़ों चमकती आंखों को उन्हें घेरे हुए देखता है। वो खूंखार जानवर हैं जो कुछ भी उनके जबड़ों में आ सकता है उसे फाड़ डालने के लिए तैयार।
सींग वाले हाइना आमतौर पर रात में सक्रिय होते हैं, लेकिन बदकिस्मती से वो भोर में फंस गए। जैसे ही जानवर अपने दांत निकालते हैं और उसे टुकड़े टुकड़े करने की तैयारी करते हैं, बूढ़ा आदमी पूछता है कि क्या उसे यह संभालना आता है या उसे डैडी की मदद चाहिए। ऐसा लगता है कि पागलपन उस पर भी हावी हो गया, क्योंकि वो हंसता है और जवाब देता है कि उसे किसी धूल भरे बूढ़े आदमी की मदद की जरूरत नहीं है। अपने चारों ओर रेत को मैनिपुलेट करते हुए वो आवारा जानवरों के साथ मौत की लड़ाई की तैयारी करता है। सबसे पहले वो एक रेत की गोली बनाता है और इसे सीधे एक हाइना के पार फायर करता है। फिर वो कठोर रेत के विशाल स्पाइक्स उठाता है, एक घातक क्षेत्र बनाता है जो उसकी सीमा में प्रवेश करने वाली किसी भी चीज को मार डालता है। लेकिन जैसे जैसे लड़ाई खिंचती है, थकावट उसे पकड़ने लगती है। वो हताशा में चिल्लाता है। ऐसा लगता है जैसे वो किसी अंतहीन सीओडी ज़ॉम्बीज़ मोड में फंस गया है। दर्द उसके सीने में जलता है और वो लगभग ढह जाता है, ये एहसास करते हुए कि जानवरों के खत्म करने से पहले ही वो माना थकावट से मर सकता है। इससे एक चीज साफ हो जाती है, केवल कच्ची शक्ति काफी नहीं है, उसे लड़ने का एक होशियार तरीका चाहिए। अपने हाथ में एक और रेत की गोली बुलाते हुए वो गहराई से सोचना शुरू करता है कि अपनी ऊर्जा का अधिक कुशलता से उपयोग कैसे करे। लेकिन उसकी सोच तब कट जाती है जब एक हाइना झपटता है और उसके दांत उसकी बाह में गहराई तक गड़ा देता है। किसी तरह वो इसे झटकने में कामयाब होता है, लेकिन नुकसान बेरहम है। उसकी बांह स्पंजबॉब की तरह छेदों से फटी हुई है। फिर भी वो चोट एक यूरेका पल जगाती है। वो छेद उसे अपनी रेत हेरफेर का उपयोग करने का सबसे कुशल तरीका सिखाते हैं। वो स्थिर खड़ा रहता है, चुपचाप अपनी अगली चाल की योजना बनाता है, जबकि झुंड उस पर हमला करता है, भूखा और उसे फाड़ डालने के लिए तैयार। उनके उस तक पहुंचने से ठीक पहले वो अपनी बिल्कुल नई तकनीक उजागर करता है। सैकड़ों अविश्वसनीय रूप से पतले लेकिन नुकीले रेत के स्पाइक्स एक साथ जमीन से फूटते हैं। वो हर एक जानवर को भेद देते हैं और पूरे झुंड को सीख में पिरोए हाइना कबाब में बदल देते हैं। खलनायक अपने गुरु की तरह ही जोर से हंसता है। अपने दुश्मनों को एक ही साफ वार से गिरता देखना उनके सिर फोड़ने से कहीं ज्यादा संतोषजनक लगता है। लड़ाई में माना बर्बाद करना मौत को स्पीडरन करने का सबसे तेज तरीका है। इसी बीच उसके सटीक स्पाइक ट्रैप जो लक्ष्यों के माध्यम से साफ छेद करते हैं, चरम दक्षता है। उसकी तुलना में बूढ़ा बुजुर्ग बहुत धीमी गति से लड़ता है, एक एक करके दुश्मनों का सामना करता है। हाइना उसकी बाहों पर चिपकते हैं और काटते हैं। फिर भी पागल बस हंसता है, जैसे वो उसे गुदगुदी कर रहे हैं। अपनी मौज मस्ती के बाद उसकी आंखों में एक हिंसक चमक आती है जब वो अंततः गंभीर होता है। जिस पल जियोन वो पागलपन भरी अभिव्यक्ति देखता है, वो तुरंत समझ जाता है कि क्या होने वाला है। वो खुद को संभालता है, पहले से ही इस पागलपन से फिर से निपटने से डर रहा है। एक भद्दी मुस्कुराहट के साथ बूढ़ा आदमी क्रेयॉन को अपने दुश्मनों का सर्वनाश करने का आदेश देता है। पल भर में विस्फोटक शक्ति फूटती है और शॉकवेव्स भेजती है जो रेत और जानवरों को समान रूप से उड़ा देती हैं। हमारा हीरो मुश्किल से रेत की दीवार से खुद को बचाने का प्रबंध करता है, जबकि हाइना तोप के गोलों की तरह दूर उड़ जाते हैं। जब सब कुछ अंततः शांत होता है, वो बस अविश्वास में खड़ा रहता है। विस्फोट का केंद्र और सामने फैला विनाश का निशान उसे पूरी तरह से अवाक छोड़ देता है। इससे वो सवाल करता है कि क्या डिओडिन इंसान भी है, क्योंकि कोई सामान्य व्यक्ति बिना किसी स्किल का उपयोग किए ऐसा नहीं कर सकता था। साथ ही उसे एहसास होता है कि इस तरह के राक्षस के आसपास घमंडी होना मरने का तेज तरीका है। इसी बीच डिओडिन जोर से खांसना शुरू करता है, खुद उठाई हुई धूल में दम घुटता है। उस पल का फायदा उठाते हुए सींग वाले हाइनाओं का अल्फा झपटता है और उसे अपने बिजली से चार्ज सींग से छेद देता है। अचानक हमले में बूढ़ा आदमी हल्की उलझन में नीचे देखता है, सोचता है कि जानवर के चारों ओर किसी तरह का जादुई क्षेत्र क्यों है। उसने स्पष्ट रूप से इसे कम आंका, क्योंकि यह कम से कम बी रैंक का है। उसे जानलेवा स्थिति में देखकर जियोन घबरा जाता है और उसे सावधान रहने के लिए चिल्लाता है। पता चला कि चिंता पूरी तरह से बेकार थी। डिओडिन आराम से हाइना का सींग ऐसे पकड़ता है जैसे वो उसका है। इसके माध्यम से गुजरती चटकती बिजली पर मुश्किल से प्रतिक्रिया करता है। हमारा नायक एक एरर 404 स्क्रीन पर आ जाता है, ये प्रोसेस करने में असमर्थ कि वो किस तरह की क्वांटम भौतिकी देख रहा है। यहां तक कि अल्फा भी अजीब महसूस करती है और पीछे हट जाती है जब वो बूढ़े सनकी को उसकी बिजली का आनंद लेते हुए देखती है, जैसे ये उसकी दुखती मांसपेशियों को शांत कर रही है। अपनी मालिश के बाद वो बेचारी को बता देता है कि ये अंत है। वो अल्फा पर कूदता है और अपनी तलवार उसके शरीर में गहराई तक घोंप देता है। पूरे युद्ध क्षेत्र में खून फैलता है। ये देखकर जियोन को एहसास होता है कि वो इस आदमी के बारे में कभी चिंता करके मूर्ख था। लड़ाई के बाद दोनों सींग वाले हाइनाओं से उपयोगी सामग्री इकट्ठा करना शुरू करते हैं। अल्फा की खाल पहने हुए हमारा हीरो डिओडिन से पूछता है कि वो आखिर कब निकल रहे हैं। वो बूढ़े आदमी को सींग भी लेते हुए देखकर हैरान है, समझाते हुए कि वो बिजली आधारित हथियार बनाने के लिए मूल्यवान सामग्री है। अचानक से बूढ़ा आदमी उसे एक खंजर फेंकता है, उसे शिकार करने के लिए एक हथियार पकड़ाता है। वो साफ कर देता है कि अब से बच्चे को अपना खाना खुद ढूंढना होगा। अब कोई मुफ्त नहीं, क्योंकि सींग वाले हाइना का मांस ज्यादातर जहरीला होता है।
एक गलत दंश उसे मार डालेगा। केवल पार्श्व की मांसपेशी खाने के लिए सुरक्षित है। जैसे जैसे डियोडिन आराम से खुद मांस काटता है, वो लड़के को बस घूरते हुए देखता है और उसे चिल्लाता है कि घूरना बंद करो। अगर वो जीवित रहना चाहता है तो बेहतर होगा कि वो चलता बने और सूर्योदय से पहले अपना खाना सुरक्षित करे। इसके साथ हमारा हीरो सूरज उगने तक खुद मांस इकट्ठा करना शुरू कर देता है। वो पहले से ही पहले की तुलना में अधिक अनुभवी दिखता है। भले ही उसके पास अभी भी उचित जल स्रोत की कमी है, उसके पास अपने झोले में भरपूर मांस जमा है। इसके ऊपर उसकी रेत पर चलने की स्किल दिन के दौरान चलना आसान बना देती है। थोड़ा घमंडी होते हुए वो बूढ़े आदमी को ताना मारता है, पूछता है कि क्या वो चलने में संघर्ष कर रहा है और अपनी साफ सुथरी छोटी सी क्षमता से ईर्ष्या महसूस कर रहा है। इस बार वो वास्तव में आदमी के पंच से बच जाता है और एक परेशान करने वाले बव्वाल की तरह अपनी जीभ बाहर निकालता है, लेकिन क्रेयॉन के साथ दिया गया दूसरा वार उसकी खोपड़ी में कुछ समझदारी डाल देता है। जब वो रेत थूकता है, डियोडिन बेबाकी से उसे बताता है कि उसकी पीठ में बहुत दर्द होता है और एक सस्ती चलने की तरकीब उसे खास नहीं बनाती। जियोन नाराज होता है कि वो तो बस मजाक कर रहा था। वो पहले से ही प्यासा था और अब उसका मुंह सूखी रेत से भर गया है। फिर उसे कुछ अलग नजर आता है। उसका मुंह वास्तव में अब उतना सूखा नहीं है। हवा थोड़ी नम महसूस होती है। एक पल के लिए वो सोचता है कि क्या उसे मतिभ्रम हो रहा है, लेकिन डियोडिन के चेहरे पर भाव पुष्टि करता है कि ये असली है। उनके सामने रेत के टीले की दूसरी तरफ कुछ ऐसा है जो हर रेगिस्तानी यात्री खोजने का सपना देखता है, एक रेगिस्तानी नखलिस्तान। टीले पर चलते हुए जियोन उत्तेजना में चिल्लाना शुरू कर देता है जब वो अंततः असल जिंदगी में एक झील देखता है। वो सभी सावधानियों को अनदेखा करता है और रेत पर फिसलता है, उस ताजगी भरे हाइड्रेटिंग पानी के लिए बेताब। बूढ़ा बुजुर्ग निराशा में अपनी जीभ चटकाता है, लेकिन उसे रोकता नहीं है। हमारा हीरो सीधे किनारे पर दौड़ता है और पानी में अपना सिर डुबोता है। अपनी सूखी त्वचा को बहुत जरूरी नमी सोखने देता है। वो अपनी आंखें बंद करता है और अपने विचारों को बह जाने देता है। यहाँ आने के बाद से वो रेगिस्तान की जलती गर्मी में फंसा हुआ है और ये पहली बार है जब वो अपने शरीर को ठंडा होने देता है। वो अचानक अपने विचारों से बाहर आता है जब उसे झील की गहराई में अंदर एक तेज रोशनी दिखाई देती है। जियोन को नींद आने लगती है जब वो इसे घूरता रहता है। धीरे धीरे हवा खत्म हो रही है। अचानक से डियोडिन उसका नाम पुकारता है और पूरी गति से ढलान पर नीचे दौड़ता है। हालांकि हमारा हीरो जमा रहता है, इस बात से अनजान कि एक विशाल समुद्री राक्षस धीरे धीरे उसकी ओर आ रहा है। आखिरी पल में बूढ़ा आदमी मछली का चारा बनने से ठीक पहले उसे बाहर खींचने में कामयाब होता है। जियोन को जमीन पर फेंकते हुए डियोडिन हवा में कूदता है और सीधे मछली राक्षस का सामना करता है। अपनी तलवार के एक साफ वार से वो विशाल जीव को तुरंत मार गिराता है। इसी बीच हमारा हीरो सब कुछ होता देखता है, लेकिन नखलिस्तान पर बनती इंद्रधनुष से विचलित हो जाता है। बूढ़ा बुजुर्ग विशाल मछली को पानी से बाहर खींचता है और समझाता है कि ये एक सैंड एंगलर है। मछली अपने सिर पर रोशनी का उपयोग शिकार को निगलने से पहले सम्मोहित करने के लिए करती है। उसकी अभिव्यक्ति अचानक गंभीर हो जाती है और वो हमारे हीरो की पूर्ण अवज्ञा को पीट पीट कर निकालता है। बूढ़ा आदमी फिर उसे वो सब कुछ भूल जाने के लिए डांटना शुरू करता है जो उसे सिखाया गया था और बहुत लापरवाह होने के लिए। डियोडिन जारी रखता है, कहता है कि उसके जैसे लापरवाह मूर्ख हमेशा रेगिस्तान के कठोर अक्षम्य वातावरण में सबसे पहले मरते हैं। जियोन केवल जवाब में हाँ कह सकता है और बूढ़ा आदमी एक आह भरता है। ये देखकर कि उसका छात्र एक बार तो सुन रहा है, वो विषय छोड़ देता है और इसके बजाय उसे राक्षस की खाल उतारना शुरू करने को कहता है। सैंड एंगलर एक सी रैंक जादुई जानवर है और इसकी पेट की खाल एक लबादा बनाने के लिए एकदम सही सामग्री है। हमारा हीरो भ्रमित हो जाता है और पूछता है कि क्या बूढ़े बुजुर्ग को वास्तव में एक लबादे की जरूरत है, जो उसे लगभग अपना आपा खोने पर मजबूर कर देता है। दिन की मूर्खता की अपनी सीमा तक पहुंचने के बाद वो लड़के को भूनना शुरू करता है और उसे बिना दिमाग वाली स्टारफिश से भी अधिक बेवकूफ कहता है। हमारा हीरो हास्यपूर्ण ढंग से अपने कानों से फिर से खून बहने लगता है और जल्दी से एक नर्वस मुस्कान के साथ माफी मांगता है। बूढ़ा आदमी जारी रखता है, कहता है कि भले ही मछली बहुत उत्परिवर्तित हो गई है, फिर भी ये उस प्रजाति से मिलती जुलती है जो कभी पृथ्वी पर रहती थी। वो जियोन से इसे ध्यान से देखने को कहता है क्योंकि ये उसका पहली बार है असली मछली देखना। हमारा हीरो इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि मछली वास्तव में बहुत डरावनी होती हैं और फिर खाल उतारने में लग जाता है। ये देखकर कि वो इसे कितनी बुरी तरह से संभाल रहा है, डियोडिन उसे मछली के साथ ऐसा व्यवहार करना बंद करने को कहता है जैसे वो अपनी दादी को मालिश दे रहा हो। हमारा हीरो उसे अपने काम से काम रखने को कहता है, लेकिन फिर से काम पर ध्यान केंद्रित करता है। उसे एहसास होता है कि खाल इतनी सख्त है कि एक सामान्य चाकू से नहीं कट सकती। जियोन फिर अपने ब्लेड में माना चैनल करता है, इसे तेज करता है ताकि ये आसानी से खाल काट सके। वो चाकू का उपयोग स्केल्स को खुरचने और उन्हें छोटी सुइयों में बदलने के लिए करता है। धागे के लिए वो टेंडन्स का उपयोग करने का फैसला करता है जो मांस को हड्डियों से जोड़ते हैं। अपने सभी ऑस्कर योग्य विचारों के बावजूद
अंतिम परिणाम एक लबादे की पूरी तरह से गड़बड़ी में बदल जाता है। मरी हुई मछली के खिलाफ आराम से लेटे हुए बूढ़ा आदमी इतनी अच्छी पकड़ को इतनी बेकार चीज पर बर्बाद करने के लिए उसे भूनता है। लेकिन हमारा हीरो वहां नहीं रुकता और फिर से कोशिश करने का फैसला करता है, क्योंकि उसके पास बहुत सारी सामग्री बची है। कुछ घंटों बाद वो अंततः सफल होता है और एक तैयार लबादा पकड़ता है जो वास्तव में अच्छा दिखता है। जियोन थोड़ा बहक जाता है और कहता है कि वो शायद इन्हें लाभ के लिए बेच सकता है और यहां तक कि अपनी खुद की दर्जी की दुकान भी खोल सकता है। बूढ़ा आदमी उसका नाम पुकारता है, जिससे वो जल्दी से प्रतिक्रिया करता है और चिल्लाता है कि वो लबादा नहीं दे रहा है। हालांकि डियोडिन इसके बजाय उसे बेवकूफी करना बंद करने को कहता है, जबकि एक बड़ा थैली जैसा अंग पकड़ता है जो अभी भी खून टपका रहा है। वो हमारे हीरो को ये पित्ताशय खाना शुरू करने को कहता है, क्योंकि ये एक बहुत ही दुर्लभ और शक्तिशाली दवा है। जियोन बहस करने की कोशिश करता है, लेकिन बूढ़ा आदमी उसके डर की पुष्टि करता है कि अगर उसने मना किया तो उसे मार दिया जाएगा। फिर वो भारी अंग को हमारे हीरो के हाथों में डालता है, जबकि शिकायत करता है कि उसकी बाहें थक गई हैं। अपने सामने घिनौने ढेर को देखते हुए हमारा हीरो एक पल के लिए हिचकिचाता है, लेकिन फिर एक भूखे आदमी की तरह खाना शुरू कर देता है। भले ही इसका स्वाद टूथपेस्ट के बाद संतरे के रस से भी ज्यादा कड़वा है, वो इसे खाता रहता है, पिट पिट कर मरना नहीं चाहता। अजीब तरह से कुछ कौर के बाद उसे लगता है कि उसकी भूख अभी भी संतुष्ट नहीं हुई है और वो और अधिक खाता रहता है। जैसे ही वो इसे खत्म करता है, बूढ़ा आदमी उसे चेतावनी देता है कि अब उसके जलने का समय है। ये जियोन को अचानक पकड़ लेता है, क्योंकि वो सोचता है कि बूढ़ा बुजुर्ग किस बारे में बात कर रहा है। उसके ठीक बाद वो महसूस करता है कि उसका गला कस रहा है। जब वो दम घुटना शुरू करता है, अंदर से ऐसा लगता है जैसे कोई चावले रिएक्टर चल रहा है। उसका पूरा शरीर नियंत्रण से बाहर हो जाता है, क्योंकि तीव्र गर्मी हर जगह फैल जाती है। वो असहनीय दर्द में चीखना शुरू करता है, जबकि बूढ़ा आदमी उसे बच्चे की तरह बर्ताव करना बंद करने को कहता है। फिर वो एकालाप करना शुरू करता है, कहता है कि जीवन में सब कुछ इस नखलिस्तान की तरह है कि सब कुछ गायब हो जाएगा, जैसे कभी अस्तित्व में ही नहीं था। वो समझाता है कि सैंड एंगल्स का पुनर्जन्म होता है, चक्र को संतुलित रखते हुए। इससे पहले कि वो जारी रख पाता, हमारा हीरो उसे काटता है और उसे रोती कहानियों और भावुक किस्सों को रोकने और उसकी मदद करने को कहता है। बच्चे को जमीन पर ऐसे तड़पता देखते हुए भी जैसे नमक छूने के बाद केंचुआ, वो कुछ नहीं करता और बस सो जाता है। अगले दिन जियोन अंततः अपनी आंखें खोलता है और बूढ़े आदमी को एक बुरी मुस्कान के साथ उसे नीचे घूरते हुए देखता है। ये लगभग उसकी आत्मा को डरा देता है और वो बूढ़े आदमी पर चिल्लाता है कि उसने लगभग उसे दिल का दौरा दे दिया। वो कुछ और अच्छे शब्दों का आदान प्रदान करते हैं, इससे पहले कि बूढ़ा आदमी पूछता है कि अब वो कैसा महसूस कर रहा है। हमारे हीरो को तब एहसास होता है कि उसके शरीर में कुछ बदल गया है। वो बहुत हल्का महसूस करता है, उसकी मांसपेशियां मजबूत महसूस होती हैं और उसके अंदर का माना उमड़ने के करीब लगता है। अपनी नई और बेहतर शक्तियों का परीक्षण करते हुए वो पूछता है कि क्या हुआ, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे उसने कोई सुपर सोल्जर सीरम ले लिया हो। बूढ़ा आदमी समझाता है कि यह मछली के पित्ताशय की वजह से है। वो कहता है कि अंग रेगिस्तान में जीवित रहने के लिए एक चीट आइटम की तरह काम करता है, एक व्यक्ति को बहुत मजबूत बनाता है। ये बहुत मूल्यवान चीज है जो हमारे हीरो को असहज महसूस कराती है कि उसे इसका उपयोग करने की अनुमति दी गई। डियोडिन इसे अनदेखा करता है, कहता है कि उसने ऐसा केवल इसलिए किया क्योंकि बच्चा बहुत कमजोर था और वो उसकी वजह से धीमा नहीं होना चाहता था। जियोन तर्क देता है कि वो कभी कभी उपयोगी होता है, लेकिन बूढ़ा आदमी उसे चुप रहने और खाना शुरू करने को कहता है, क्योंकि जब तक मछली पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाती वो नहीं जा रहे हैं। 4 दिन बाद वो अंततः सैंड एंगलर को साफ हड्डियों के अलावा कुछ नहीं में बदलने में कामयाब रहे। बूढ़ा आदमी फिर कहता है कि अब फिर से चलने का समय है। जियोन मुस्कुराता है और अपना नया लबादा पहनता है जैसे जैसे वो अपनी यात्रा जारी रखते हैं। कुछ दिनों बाद तेज धूल भरी हवाएं उनकी ओर बहती हैं, एक रेतीले तूफान की शुरुआत का प्रतीक। अपनी नई शक्ति के लिए धन्यवाद। हमारा हीरो ज्यादा प्रभावित नहीं होता और हैरान है कि बूढ़े आदमी के पास बिना धीमा हुए चलते रहने के लिए पर्याप्त सहन शक्ति है। डियोडिन ने कई दिनों से बात नहीं की है, जो जियोन को सोचने पर मजबूर करता है कि क्या बूढ़ा आदमी किसी तरह के मेल मेनोपॉज से गुजर रहा है। उन्हें चलते हुए 2 हफ्ते हो गए हैं, जो उसे सवाल करने पर मजबूर करता है कि क्या बूढ़ा आदमी ये भी जानता है कि वो कहाँ जा रहे हैं। तभी एक विशाल चींटी राक्षस जियोन के पीछे प्रकट होता है, लेकिन वो जल्दी से सैंडबीम हमले के साथ जवाब देता है। वो सोचता है कि उन्हें और कितना दूर जाना है, लेकिन फिर ध्यान देता है कि चींटी राक्षस अभी भी जिंदा है। ये उसका ध्यान खींचता है, क्योंकि वो मानता है कि जीव उम्मीद से ज्यादा सख्त है। उसने उम्मीद की थी कि बिना परेशानी के गुजर जाएगा, लेकिन चीजें उसके रास्ते नहीं जाती। अपनी रेत की क्षमताओं का उपयोग करते हुए वो अधिक चींटियों को आते हुए भांपता है और सीधे उनका सामना करने का फैसला करता है। अपना हाथ रेत में डालते हुए वो चींटियों को सतह पर उठने के लिए मजबूर करता है, जैसे जैसे वो उसे घेरना शुरू करती हैं। चींटियों के झुंड का सफाया करने से थोड़ा ऊब चुका जियोन उन्हें रेत से तबाह करता रहा। उसकी तकनीक में थोड़े ही समय में उल्लेखनीय सुधार हुआ था। सोचो तो, रेतीले तूफानों वाले दिन वास्तव में उसकी शक्ति के लिए बहुत अच्छे थे। जहां भी वो देखता था वहां गोला बारूद की व्यावहारिक रूप से अनंत आपूर्ति थी। हालांकि
बुजुर्ग की गति अक्षम्य थी। पीछे आ रहे उपद्रव की देखभाल करने के लिए बेवकूफ को छोड़ते हुए उसने कभी धीमा नहीं किया। जियोन ने वफादारी के कतरे की कमी के बारे में शिकायत की। कोई आश्चर्य नहीं कि बुजुर्ग अपने बुढ़ापे में अभी भी अकेला था। जब वो चिंता कर रहा था कि क्या डियोडिन उसकी बकवास सुन सकता है, जियोन ने अपनी 10 मीटर की पहचान सीमा के भीतर कुछ परेशानी भरा पकड़ा। वो हमेशा सतर्क रहता था, कभी अपना गार्ड नहीं छोड़ता था। इसने उसे जब भी कोई जादुई जानवर दिखाई देता तुरंत प्रतिक्रिया करने की अनुमति दी। लेकिन इस बार अलग था। इस पल उसने जो महसूस किया वो उसकी रीढ़ में एक सिहरन भेज गया। उसने जो पहचाना वो सिर्फ एक जानवर नहीं था, यह आतंक का अवतार था। इसके बाद जमीन से बाहर निकलती अनगिनत चींटियों की भगदड़ थी। कीटों की सेना कहीं से भी निकल आई। वो कुछ मदद के लिए बूढ़े आदमी की ओर मुड़ा, यह स्वीकार करते हुए कि वो अपनी गहराई से बाहर था। लेकिन डियोडिन ने बस उसे देखा और देखने के लिए अपना बूढ़ा पिछवाड़ा जमा दिया। अगर उसके पास पॉपकॉर्न होता तो वो खा रहा होता। जियोन जानता था कि कोई मदद नहीं आ रही है। इसके अलावा वो हमेशा के लिए बुजुर्ग के पास रोता नहीं रह सकता जब चीजें मुश्किल हो जाती हैं। कोई रास्ता नहीं था कि उस बूढ़े बुजुर्ग ने जो आ रहा था उसे महसूस नहीं किया। ये एक खोज थी, एक तरह की परीक्षा। चाहे 1,000 हो या 10,000, ये कीड़े कीड़े तो बस कीड़े हैं। तो उसने लुढ़कती रेत का एक गोला बनाया और पूरी सेना को फंसा लिया। इसे एक साथ बनाए रखना संघर्ष था, और भी कठिन बना दिया गया जब एक और झुंड उसके प्रवाह को बाधित करने के लिए प्रकट हुआ। जियोन का आत्मविश्वास चूर चूर हो गया क्योंकि उसे कूड़े के बोरे की तरह घसीटा गया। उसने चींटियों को चुनौती देने का सहारा लिया कि वो झुंड में हमला करने के बजाय एक आदमी की तरह उससे एक पर एक लड़े। उसका उकसाना बेकार था। वो उस पर ऐसे झपटती रही जैसे वो रेगिस्तान की सबसे मीठी दावत हो। सौभाग्य से उसने अपने पैरों के नीचे कुछ रेत को सख्त करने का एक मौका ढूंढा, इसे उड़ान के लिए एक मंच के रूप में उपयोग करते हुए। बढ़ी हुई ऊर्ध्वाधरता के साथ भी चींटियों ने एक बदमाश चींटी पहाड़ी बनाकर उस तक पहुंचने का रास्ता खोज लिया। वो स्थिति का बेहतर दृश्य पाने के लिए बेताब होकर ऊंची जमीन पर उड़ गया। जियोन ने सोचा कि वो वहां ऊपर सुरक्षित रहेगा, लेकिन वो बुरी तरह गलत था। किसने सोचा होगा कि विशाल चींटियां खुद को एक साथ जोड़कर और भी अधिक विशाल चींटी पहाड़ी बना सकती हैं। उसने खुद को लगभग गोली मार ली जब उसकी रेत की उड़ान को रोक दिया गया। कीड़ों ने जो चीख पुकार मचाई वो भयावह थी, क्योंकि वो जियोन के पैर को ऐसे पकड़े हुए थे जैसे उनकी जान इस पर निर्भर हो। उसे बेबसी से उसके टखने से खींचा गया और बिना किसी दया के रेत में पटक दिया गया। जियोन को वापस उठने में 1 मिनट लगा, हवा के लिए हांफते और खांसते हुए। जब उसने खून की उल्टी की, जब उसने ऊपर देखा, बूढ़ा आदमी अभी भी एक उदासीन नजर से देख रहा था। उस उदासीनता ने उसे जारी रखने के लिए पर्याप्त ईंधन दिया। वो साबित करना चाहता था कि वो इस परीक्षा में जीवित रह सकता है। लड़ाई शुरू होने के बाद पहली बार डियोडिन ने कुछ सकारात्मक प्रतिक्रिया दिखाई। उसे बच्चे का जज्बा पसंद आया, भले ही वो अभी भी बेवकूफ है। रेत के अलावा कुछ नहीं में बदली दुनिया में जियोन की क्षमता एक आशीर्वाद से कम नहीं है। आखिरकार वो शक्ति का उपयोग और निखार कर विलासिता का जीवन जी सकता था, लेकिन वो इसका अंत होता, एक उथला अस्तित्व। वो संकीर्ण सोच वाले बेवकूफ भ्रमों से ग्रस्त है। वो ये भी नहीं जानते कि दुनिया पहली बार में ऐसी क्यों बनी। और एक अवेकनर का मतलब है अपनी खुद की स्किल्स को पूर्ण सीमा तक मास्टर करना, उपयोग करना और विकसित करना। ये शक्ति किसी फैक्ट्री मेड कुकी कटर सैनिक के लिए नहीं है। डियोडिन शायद उन बहुत कम लोगों में से एक है जो अभी भी याद करते हैं। ज्यादातर लोग उस त्रासदी के बारे में भूल चुके हैं जिसने 100 साल पहले दुनिया की नींव हिला दी थी। उस समय डियोडिन मदद से परे बेकार था। उसने गिनती खो दी थी कि उसकी आंखों के सामने कितने लोग व्यर्थ मरे। उसके साथी, पड़ोसी और यहां तक कि उसका परिवार भी तबाही का शिकार हुए। सबसे ज्यादा दुख उसकी बेटी के खोने का था। उसने कभी इतना शक्तिहीन महसूस नहीं किया था। उसने अपने सभी महत्वपूर्ण लोगों को खो दिया जबकि वो एक पूर्ण बेवकूफ की तरह जम गया। ये बच्चा जियोन अलग है। वो कभी विचलित नहीं हुआ, तब भी जब बाधाएं उसके खिलाफ अनुचित रूप से खड़ी थीं। उसमें कुछ भी बनने की क्षमता हो सकती है जो वो बनना चाहता है, जब तक वो इतना पागल है कि खुद को मैदान में झोंक दे, जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा को पार करते हुए। उस रेखा पर चलने से व्यक्ति निस्संदेह आश्चर्यजनक गति से बढ़ेगा। ऐसा लग रहा था जैसे उसने विवेक का कोई भी अवशेष खो दिया हो। जियोन चींटी सेना के सामने हंसा। लड़ाई के बीच में उसने एक स्किल तैयार की जिसने एक अति उच्च संपीड़ित रेत मिसाइल बनाई। ये एक सरल और कच्चा आविष्कार था, लेकिन इसकी विनाशकारिता असली सौदा थी। उसने जो भी मिसाइल लॉन्च की वो संपीड़ित गुरुत्वाकर्षण, हवा और ऊर्जा के हर कण से पैक थी जिसका वो उपयोग कर सकता था। ये इसके भागों के योग से अधिक थी, एक सामंजस्यपूर्ण तालमेल जो शक्ति को 10 गुना बढ़ा देता है। चींटियां उसके अनुकूल होने से पहले उसे मारने में विफल रहीं, तो अब उनके नरसंहार की बारी है।
डियोडिन उस बव्वाल को देखकर मुस्कुराया जो अपने छोटे से आविष्कार से पूरी तरह उत्तेजित हो रहा था। जब तक जियोन ने कीड़ों पर बमबारी खत्म की, आसपास का इलाका काफी बदल चुका था। कई जगहों पर गड्ढे हो गए थे। वो खुद से बहुत प्रसन्न था। ये जश्न मनाने का कारण था। जियोन अपनी जीत के बारे में बूढ़े बुजुर्ग को डींग मारने के लिए इतना उत्तेजित था कि उसने अपने पार्श्व से आ रहे खतरे पर ध्यान नहीं दिया। कॉलोनी की सबसे बड़ी चींटी सतह पर आ गई थी और उसे एक तंग जबड़े की पकड़ में जकड़ लिया। वो बिना एक भी आवाज किए उस पर चढ़ाई। कोई रास्ता नहीं था कि इन कीड़ों के पास उच्च स्तरीय स्टेल्थ स्किल का उपयोग करने की क्षमता हो। उसके शरीर के अंदर जो अनजाना एहसास हुआ उसने उसकी दुर्दशा को समझा दिया। उसे जहर दिया गया था। वो लगातार अपने माना पर नियंत्रण खो रहा है। जहर उसके नए स्थापित माना बिंदुओं को अवरुद्ध कर रहा होगा, प्रतिबंधित और शक्तिहीन। वो बस गालियां भौंक सकता था। विशाल चींटी उसकी गंदी जुबान से प्रतिरक्षित थी। वो सिर्फ एक और शिकार था जिसका शिकार किया जाना चाहिए। जब जियोन को होश आया, उसने खुद को अपने कट्टर दुश्मनों से घिरी एक भूमिगत सुरंग में गहराई में पाया। ये एक चींटी का घोंसला था। ये महसूस करने पर कि भोजन आ गया है, कॉलोनी के लार्वा लकवाग्रस्त इंसान की ओर रेंगते हुए आए। उनकी कानफोड़ू चीख और परग्रही रूप कम से कम कहने के लिए अरुचिकर था। एक बार जब उन्हें यकीन हो गया कि वो कोई खतरा नहीं है, लार्वा उसके पूरे शरीर पर रेंग गया, उसके मांस का स्वाद लेने की तलाश में। ये चूसने वाले त्वचा को छेदने और नीचे की हर चीज को काटने के लिए काफी मजबूत थे। घृणित दावत पर मुख्य व्यंजन होने के बावजूद जियोन एक मांसपेशी भी नहीं हिला सकता था। इस डर से उसे जिंदा खा लिया जाएगा। धीरे धीरे, जैसे जैसे उसकी दृष्टि धुंधली हुई, उसने अपनी आंखों के सामने अपना जीवन चमकता देखा। स्मृति लेन की उस निराशाजनक यात्रा पर जो उसने देखा, उसने अंदर गहराई में कुछ प्रज्वलित किया। जियोन ने जहर से लड़ने और उसके मांस पर स्नैक करने की कोशिश कर रहे परजीवियों में से एक को कुचलने के लिए अपनी कुछ इच्छा शक्ति वापस पा ली। लार्वा भोजन को हिलता देख दावत देख रही चींटियां सतर्क हो गईं। वो पहली बार में कायर की तरह अपनी आंखें बंद करने की हिम्मत करने के लिए खुद पर हंसा। जीवन कितना अनुचित है। उसके पूरे जीवन की फ्लैशबैक ने एक भी अच्छी याद नहीं दिखाई। वो ऐसे लूजर चुट की तरह मरना कैसे स्वीकार कर सकता था? मृत्यु के करीब के अनुभव ने उसे अपनी सीमाओं से परे धकेल दिया होगा और उसकी बाह पर निशान बढ़ा दिए होंगे। अपने पैरों के नीचे की रेत तक पहुंचते हुए उसने अपने आसपास के सभी बदसूरत लार्वा को एक कांटेदार विस्फोट से एक शॉट कर दिया। चींटी सेना घबरा गई। उनका बंदी मुफ्त भोजन माना जा रहा था, लेकिन अब जियोन अपने दोनों पैरों पर वापस खड़ा है और उसके ऊपर दर्जनों संपीड़ित मिसाइलें तैर रही हैं। उसने अपनी बाह पर नीचे देखा और देखा कि उसकी रैंक बढ़ गई थी। रैंक में वृद्धि, जहर की सफाई, सहन शक्ति बहाली और उसकी उमड़ती माना क्षमता में समग्र वृद्धि के साथ आई। उसके निशान पर दूसरी सैंडी लाइन बुजुर्ग के साथ पिछले कुछ दिनों में उसकी लगातार कड़ी मेहनत की परिणति थी। कच्ची शक्ति से लेकर माना कैप तक सब कुछ उसकी एफ रैंक क्षमताओं की तुलना में पूरी तरह से एक अलग स्तर पर था। और फिर भी उसके पास जितनी भी रेत मिसाइलें थीं, फिर भी चींटी रानी पर एक खरोच तक नहीं लगा सका। विशाल कीड़े ने पलटवार किया, अपने कई तेज चलते अंगों से उस पर हमला किया। वो सरल लेकिन प्रभावी हमला चट्टान के पार हो गया और इसे रेत में पीस दिया। जियोन ने अपनी रेतीली बौछार जारी रखी, लेकिन रानी का कवच बस अभेद्य था। इस बिंदु पर वो उस काले बाह्य कंकाल में बस एक छोटा सा सेंध भी ले लेता। रानी की रक्षा पागलपन भरी थी। कुछ और बर्बाद कोशिशों के बाद उसने स्वीकार किया कि रेत मिसाइलें काम नहीं करने वाली थीं, चाहे वो कितनी भी संपीड़ित और विनाशकारी क्यों न हो। उस स्थिति में उसे बस अपनी पूरी रणनीति पर पुनर्विचार करना होगा। एक अटूट कवच को तोड़ने का कोई तरीका होना चाहिए। तोड़ना और छेदना प्रतियोगिता से बाहर थे। शायद वो सख्त कवच को सीधे चीरने की कोशिश कर सकता था। बस यही करने के लिए जियोन ने रेत के हर कण को नियंत्रित किया जिसे वो नियंत्रित कर सकता था, ताकि रानी के पूरे शरीर को पूरी तरह से कंबल कर दिया जाए। उसने अपने दिमाग में कठोर खोल के चारों ओर एक तंग चीरने की गति की कल्पना की, पूरी चीज को मांस से मरोड़ते और छीलते हुए। इसने प्रभावी रूप से रानी को दर्द में चीखने पर मजबूर कर दिया। एक रानी के कपड़े उतारने के उसके क्रूर प्रयास के प्रतिशोध में उसने अपने जबड़ों में शुद्ध माना जमा करना शुरू कर दिया। उसने चीर के खिलाफ लड़ाई नहीं की, बल्कि इसके बजाय एक भयानक दूरगामी पलटवार तैयार किया। जियोन इस चींटी के घोंसले में अकेला पागल बदमाश नहीं था। एकत्र माना ने अति उच्च आवृत्ति तरंगें उत्पन्न की जिनसे उसके कानों से खून बहने लगा। इस दर पर उसका मस्तिष्क दबाव से फट सकता है। पहले की सीधी लड़ाई धैर्य और दर्द सहनशीलता की लड़ाई में बदल गई थी। जियोन ने सोचा कि रानी के कपड़े उतारने की उसकी पागल योजना एक अच्छा खेल था। किसने सोचा होगा कि कॉलोनी के नेता के पास अपनी कई आस्तीनों में कुछ था। उसके कानों और नेत्र गोलक से खून बह रहा था। बच्चे ने चुनौती का स्वागत किया, भले ही एक अच्छा मौका था कि वो मर जाएगा। ये वास्तव में सरल था। जो पहले मरता है वो हारा हुआ है। यह बंदा एक सच्चा नफरत करने वाला था। अगर जीतने का कोई मौका होता तो वो आसानी से अपने दुश्मन के साथ मर जाता। पीड़ादायक गतिरोध तब समाप्त हुआ जब जियोन ने महसूस किया कि उसकी चेतना बिखर गई। उसके शरीर के अंदर कुछ टूट गया, उसके दिमाग से इसका संबंध कट गया। हो सकता है वो वहां अपनी पूर्ण सीमा तक पहुंच गया हो।
उसका बेकार शरीर चुनौती के साथ तालमेल नहीं रख सका। वो इतना दयनीय और कमजोर होने से थक गया है। बुजुर्ग ने उसके अंतरतम विचारों को सुन लिया होगा जब वो जियोन को गंदगी से उठा रहा था। उस आरामदायक मुस्कान के साथ डियोडिन ने मूर्ख को लगभग मरने के लिए फटकार लगाई। चमत्कारिक रूप से जियोन ने अपने शरीर और दिमाग के बीच संबंध फिर से स्थापित कर लिया। उसने मजाक भी किया कि वो बुजुर्ग को आखिरी हिट लेने देगा। हालांकि किसी और हस्तक्षेप की जरूरत नहीं थी। वो सी रैंक वुल्फ एंड क्वीन जियोन से कहीं ज्यादा मजबूत थी। फिर भी उसने हार नहीं मानी। बहुत अंत तक लड़ा और लगातार और रचनात्मक होकर जीने का अधिकार अर्जित किया। डियोडिन मूल रूप से एक साथ आने के बाद पहली बार उसकी प्रशंसा कर रहा था। यह शर्म की बात थी कि जियोन के कान के पर्दे पूरी तरह से फट चुके थे। वो एक शब्द भी नहीं सुन सका जो उसने अभी कहा। अपने खराब कान के पर्दों को स्वीकार करते हुए बूढ़े आदमी ने उसके ढीले शरीर को वुल्फ एंड क्वीन की लाश के पास ले जाया। वो एक छोटे से समाशोधन पर पहुंचे जहां एक चमकता हुआ गोला करीने से रखा हुआ था। जियोन ने बुजुर्ग से पूछा कि क्या हो रहा है और डियोडिन ने दीवारों पर लिखना शुरू कर दिया। उसने समझाया कि वो गोला रानी का अंडा था। यह दवा है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वाली भी। बच्चा उसकी दीवार की लिखावट से भ्रमित था, लेकिन ऐसा लगता है जैसे उसे फिर से कोई अज्ञात सामग्री खाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। बस मामले में एक पुनरावृत्ति घटना होती है। जियोन ने पूछा कि क्या इस चीज को खाने से सैंड एंगलर के पित्ताशय की तरह चोट लगने वाली थी। डियोडिन ने कहा और स्वीकार किया कि अंडा खाने से शायद मौत हो जाएगी, लेकिन जियोन अपनी गंभीर कान की चोट के कारण यह नहीं सुन सका। अंततः उसने बूढ़े आदमी के फैसले पर भरोसा करना चुना और अपना मुंह चमकते अंडे के करीब ले गया। वो सिर्फ नियोसोल का एक सड़क का चूहा है। वो ये भी नहीं जानता कि स्ट्रॉबेरी का स्वाद कैसा होता है, लेकिन अगर इसका स्वाद इस चींटी के अंडे जैसा ही है तो स्ट्रॉबेरी बहुत स्वादिष्ट होनी चाहिए। जियोन ने मजाक में और मांगा, लेकिन अंडा खाने पर कुछ असामान्य महसूस होने पर उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसके पूरे शरीर से खून के स्पाइक्स निकल आए। जो रक्तस्राव अभी अभी बंद हुआ था वो फिर से शुरू हो गया। वो उस प्रक्रिया से गुजर रहा था जिसे अंग उल्टाव के रूप में जाना जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ है आंतों और पड़ोसी शरीर के अंगों का मरोड़ना और मुड़ना। आमतौर पर रानी चींटी के अंडे का उपयोग घातक जहर के रूप में किया जाता है। उस गंदी चीज की एक छोटी सी मात्रा भी जबरन एक इंसान के आंतरिक अंगों को उलट देगी। उपभोक्ता के अंग छिद जाते हैं और मुड़ जाते हैं। उन्हें एक कांटेदार छड़ी से हिलाया जा रहा था। ज्यादातर लोग निस्संदेह अंग उल्टाव की पीड़ा और सदमे से मर जाएंगे। जैसे जैसे दुर्बल करने वाला दर्द उसके दिमाग पर छाया, जियोन ने बूढ़े आदमी को बार बार नरक से गुजरने के लिए कोसा। फिर भी डियोडिन बस इस पागल दुनिया में उसके जीवित रहने की संभावना बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। उसे दर्द के एक ऐसे स्तर का अनुभव कराकर जो सबसे मजबूत इच्छा शक्ति को तोड़ दे। अंग उल्टाव का अगला चरण एक डरावनी फिल्म में टपकते नल की तरह गैलनों खून की उल्टी करना था। इस बिंदु पर यह एक चमत्कार है कि जियोन अभी भी खड़ा था। धीरे धीरे खून की कमी से मर रहा है और सदमे में जा रहा है। वो रोमांच के पिछले कुछ दिनों के बारे में याद करने लगा। उसने सोचा कि आखिरकार उसे भरोसा करने के लिए कोई मिल गया। लेकिन डियोडिन आखिरकार एक परपीड़क बूढ़ा बुजुर्ग ही हो सकता है। शायद वो बूढ़े के लिए बस एक और बेवकूफ था। अपने ही खून के तालाब में फिसलकर गिरते हुए डियोडिन ने देखा और उसे जमीन पर तड़पने दिया। जब बच्चा वहां नीचे ऐंठन कर रहा था, बूढ़े आदमी ने रानी चींटी की लाश में तलाशी ली। उसे जो चाहिए था उसे खोजने में देर नहीं लगी। रानी के निचले हिस्से से चमकदार सामग्री का एक टुकड़ा बाहर खींचते हुए वो खिलखिलाया। जैसी उम्मीद थी, एक जानवर का माना स्टोन खनन की गई चीज से पूरी तरह से अलग स्तर पर है। ये जैकपॉट से कम नहीं था। डियोडिन ने चींटी के शरीर को भविष्य में उपयोगी माना, इसलिए उसने उन्हें किसी स्वतंत्र स्थान में संग्रहित कर दिया। उसके हालिया कार्यों ने उसकी तलवार क्रेयॉन की चिढ़ अर्जित की। उसने स्वीकार किया कि इस बार उसने बच्चे को बहुत दूर धकेल दिया होगा। फिर भी कोई और रास्ता नहीं था। अगर वो कमजोर है तो वो मरता है। भाग्य बस ऐसे ही काम करता है। इसके अलावा क्रेयॉन उतना ही जानता है जितना बुजुर्ग कि उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। सूर्योदय तक जियोन खून से लथपथ बच्चे की तरह सोने के बाद जागकर असंभव बाधाओं को हराना जारी रखता है। पहली चीज जो उसने देखी वो एक झुर्रीदार चेहरे पर पलस्तर वो परेशान करने वाली मुस्कान थी। सहज रूप से अपमानजनक बव्वाल ने अपने गुरु पर हमला किया। डियोडिन ने दृढ़ता से उसे धूल उड़ाने के खिलाफ चेतावनी दी, जबकि वो अभी भी अच्छा बन रहा है। जियोन सुन नहीं रहा था। उसके पास बहुत अधिक शक्तिशाली रेत मिसाइलों का बैचलोड था और बुजुर्ग की स्थिति पर लॉक था। डियोडिन ने उसे अभिनय करने के खिलाफ चेतावनी देने की कोशिश की, लेकिन बच्चा वास्तव में हमले के साथ आगे बढ़ गया। आप उसे दोष भी नहीं दे सकते। वो ऑटो पायलट पर चल रहा था। जियोन पूरी तरह से इस धारणा के तहत काम कर रहा था कि बूढ़े आदमी ने उसे जानबूझकर मारने की कोशिश की। उसकी रेत ने डियोडिन को गहराई में दफना दिया। वो एक प्रतिशोधी आत्मा की तरह चल रहा था और बोल रहा था जिसके पास निपटाने के लिए शिकायत है। रेत की लहरों के अलावा उसने चींटी कॉलोनी की दीवारों से लटकते कांटेदार स्टैलेक्टाइट्स तक भी पहुंच बनाई। उसने विशाल स्पाइक्स में से एक को काटने के लिए महीन कणों का इस्तेमाल किया। इसे बूढ़े आदमी पर नीचे लाया।
हमलों की उस श्रृंखला ने उसे पूरी तरह से थका दिया। कॉम्बो प्रभावशाली था, लेकिन माना और सहनशक्ति की लागत भी थी। जब वो उसके जीवन पर एक प्रयास के बारे में बात करता रहा, बूढ़े आदमी ने बस आह भरी और गंभीरता से उसकी बुद्धिमत्ता पर सवाल उठाया। माना रानी के अंडे में कुछ विषाक्त पदार्थ हो सकते हैं जो उसके मस्तिष्क को सड़ा सकते थे, लेकिन फिर भी ये उस मोटी खोपड़ी में जो बचा है उसका उपयोग न करने का बहाना नहीं है। जियोन आश्चर्यचकित था कि बुजुर्ग बस अपनी स्थिति में खड़ा रहा और एक खरोंच के बिना उसका पूरा कॉम्बो ले लिया। अगर डियोडिन वास्तव में उसे मारना चाहता तो वो माथे पर एक झटके से मर जाता। बूढ़े आदमी जितना शक्तिशाली कोई क्यों एक चिड़चिड़े बदमाश को जहर देने की परेशानी से गुजरेगा? स्पष्टीकरण थोड़ा अपमानजनक था, लेकिन जियोन को स्वीकार करना पड़ा कि इसने बहुत मायने रखे। बुजुर्ग ने विस्तार से बताया कि रानी का अंडा एक घातक जहर है जो उपभोक्ता के अंगों को मरोड़ता और छुरा घोंपता है। उससे बच जाओ, और ये आपके शरीर के हर कोने से हर विष और अशुद्धता को भी बाहर निकाल देगा। इसका उपयोग कैसे किया गया इस पर निर्भर करते हुए ये एक घातक जहर या एक स्वर्गीय दवा हो सकती है। सारी आंतरिक गंदगी जियोन के शरीर से बाहर निकल जाने के बाद माना जल्दी से खाली स्थानों को भर देगा जहां अशुद्धियां रहती थीं। जब उसने वास्तव में डियोडिन को मारने का प्रयास किया तो उसने बदलाव महसूस किया होगा। बूढ़े आदमी के अनुमान से बच्चे का माना कम से कम 3 या 4 गुना बढ़ गया होगा। उचित स्पष्टीकरण प्राप्त करने के बाद जियोन ने बहुतायत से माफी मांगी, बुजुर्ग की बाहों में कूद गया और अपने कार्यों को किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में उचित ठहराया जो सही दिमागी स्थिति में नहीं था। डियोडिन ने हंगामे का बड़ा सौदा नहीं बनाया, वो बस एक स्नॉटी आदमी द्वारा गले लगाए जाने से घृणा कर रहा था। शुक्र है उस अंडे ने उसकी चोटों को भी ठीक कर दिया। उसके कान के पर्दे फिर से बरकरार हैं और वो एक बार फिर अपमान सुन सकता था। जियोन ने बुजुर्ग के विरोध के बावजूद जाने से इनकार कर दिया। आंतरिक रूप से डियोडिन अपने ब्लेड के साथ बातचीत कर रहा था कि बच्चे को अंडा खाने देने में उन्होंने जो जोखिम उठाया। सच में जियोन अपने सन की गुरु को और अधिक नाराज करने से बचने के लिए केवल आंशिक रूप से अपनी अश्रुपूर्ण माफी का नाटक कर रहा था। फिर भी बुजुर्ग सोचता है कि जोखिम इसके लायक था। अगर बच्चा पर्याप्त तेजी से मजबूत नहीं होता तो वो मृत वजन के अलावा कुछ नहीं होगा। कभी कभी लापरवाह जुए रंग लाते हैं, जैसे आज डियोडिन ने जियोन को ऐसे उठाया जैसे उसका कोई वजन नहीं है। ये इस उदास चींटी कॉलोनी से बाहर निकलने का समय है। वो थोड़ा भ्रमित था कि बूढ़े आदमी ने उसे फिर से क्यों पकड़ा जब वो अब अपने आप चलने में पूरी तरह सक्षम था। खैर, चूंकि उन्होंने भूमिगत पर्याप्त समय बर्बाद कर दिया है, फिर से सतह पर आने का केवल एक त्वरित तरीका है। जब बूढ़े आदमी ने कॉलोनी की कांटेदार छत की ओर इशारा किया, जियोन जानता था कि उसे चोट लगने वाली है, चाहे वो मंजूर करे या नहीं। कुछ पल बाद रेतीले रेगिस्तान की शांतिपूर्ण सतह नीचे से अचानक उभरने से बाधित हुई। डियोडिन मजे कर रहा था, प्रभार ले रहा था और तेजी से जा रहा था। हालांकि जियोन उसकी लापरवाह गति का बड़ा प्रशंसक नहीं था। वो बस एक बार सामान्य लोगों की तरह यात्रा क्यों नहीं कर सकते? बुजुर्ग आराम से बंजर भूमि को पार करने के विचार के लिए खुले होते अगर वो बेवकूफ सीधे 4 दिनों तक नहीं सोया होता। डियोडिन को भविष्य में जो कोई भी इस दयनीय बच्चे से शादी करेगा उसके लिए बुरा लगा। मजाक और चिढ़ाना तब रुक गया जब बुजुर्ग ने दूर से कुछ देखा। जियोन ने आरोप लगाया कि अब उसे कुछ भी आश्चर्यचकित नहीं कर सकता, लेकिन जैसे ही उसने बूढ़े आदमी की दृष्टि रेखा का अनुसरण किया, जल्दी से अपना मुंह बंद कर लिया। आगे एक विशाल भूमि कछुआ था जो एक छोटे से द्वीप के आकार का था। जानवर उनकी स्थिति से लगभग 30 किमी दूर था, लेकिन इसका विशाल आकार इसे बहुत दृश्यमान बनाता था। डियोडिन ने समझाया कि कछुए को मोबाइल किले आर्केलोन के रूप में जाना जाता था, दर्द का एक गुच्छा जिसने उसे कभी एक पल की शांति नहीं दी। कछुआ खुद एक बी रैंक जादुई जानवर के रूप में वर्गीकृत है, लेकिन इसकी सुरक्षा कई ए रैंक राक्षसों से कहीं आगे थी। जानवर को वश में करने के बाद उन्होंने खोल को संशोधित किया और इसे परिवहन के रूप में इस्तेमाल किया, एक मोबाइल किला। डियोडिन ने बेवकूफ से आर्किलोन पर एक अच्छी नजर डालने का आग्रह किया। पहली बार ऐसी चीज देखना निस्संदेह किसी को भी सोचने पर मजबूर कर देगा कि दुनिया वास्तव में कितनी विशाल है। जंगल में ऐसे जानवर को वश में करने और उसकी सवारी करने में सक्षम सच्चे राक्षस हैं। जब मोबाइल किला उनके पास से गुजरा, बूढ़ा आदमी और बेवकूफ दोनों आर्किलोन के पंजों के बीच फंसी गंदगी के आकार के थे। जब कछुए ने आगे बढ़ना बंद कर दिया तो कोई खोल से जमीन पर कूदा। बुजुर्ग से ये कूदने वाला जो भी था कितना परिचित था, उसके आधार पर ऐसा लगा जैसे वो एक दूसरे को जानते थे। इन दो पुरानी हड्डियों के बोरों को एक दूसरे से मिले हुए काफी समय हो गया था।